हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो ऑफ इनऑर्गेनिक ह्यूरिस्टिक सीरीज, जहां पे आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की सेकंड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग वेस्पर थ्योरी और वीबीटी कवर कर रहे होंगे। जो इससे पहले का पार्ट है, जो एनसीईआरटी में बीच में दिया हुआ है, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ को डिस्कस किया है, उसको हम लोग सबसे लास्ट वाली वीडियो में देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग के, क्योंकि उससे भी काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बेसिस पे हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे, बॉन्ड एंगल देखेंगे, वो सब भी हम लोग इसी के बेसिस पे करने वाले हैं, और इससे काफी सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में प्रेजेंट है, उसको भी हम लोग वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में जो बच्चे पूछते हैं कि भैया क्या ये कंसेप्चुअली सफिशिएंट है, तो अगर आपने पहले किसी का लेक्चर देखा है तो वो भी इसको देख सकता है, नहीं देखा है तो भी देख सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर है और बिना कोई भी चीज़ समझाए मैं आपको क्वेश्चंस नहीं करवा पाऊंगा, तो मेरे को हर एक चीज़ समझानी पड़ रही है। तो ये ऑलमोस्ट डिटेल लेक्चर है, बस इसको शॉर्ट में एनसीईआरटी के थ्रू मैंने कवर करने की कोशिश करी है, जिसमें एआर और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो कि मोस्टली आपके लेक्चर्स में मिस हो जाते हैं वो भी कवर्ड है। तो इसलिए ये पूरी सफिशिएंट वीडियो है, जिसको कोई भी देख के आराम से सारे नीट में जितने क्वेश्चन आपके आएंगे नीट 25 में वो बना सकते हैं। ठीक है, तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। हम लोग वेस्पर थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो इसके नाम में ही है, जो भी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वो इसका नाम अच्छे से डिफाइन करता है। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मतलब कि यहाँ पे जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बीच में रिपल्शन होता है, जिसके कारण आपको अलग अलग यहाँ पे शेप्स देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिकली मॉलिक्यूल का शेप जो है वो एक्सप्लेन करता है, जो कि आपका लेविस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। वहाँ पे हमने कोई शेप की बात नहीं करी थी, कोई ज्योमेट्री की बात नहीं करी थी, वहाँ पे बस हम लोग स्ट्रक्चर बनाते थे। यहाँ पे हम लोग शेप की बात करेंगे, और वो होता क्यों है, वो मोस्टली जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बीच रिपल्शन होने के कारण हम लोग को देखने को मिलता है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जो वेस्पर थ्योरी है, इट इज बेस्ड ऑन द रिपल्सिव इंटरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल। तो जो नाम है उसी में इसका डेफिनेशन है, और अगर कभी पूछते हैं कि वेस्पर किस पे बेस्ड है तो आपको उसको फुल फॉर्म पता होगा, वही जो फुल फॉर्म है वही इसका बेसिस है इस थ्योरी का। ठीक है, अब आते हैं कुछ मेन पोस्टुलेट्स पे जो कि वेस्पर में लिखे हुए हैं, और आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा पोस्टुलेट वेस्पर के लिए सही नहीं है। तो आपको ये सारे पोस्टुलेट पता होने चाहिए। इसमें से ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये यूनिक पॉइंट्स है, ये मोस्टली लोग स्किप कर देते हैं, बाकी तो कंसेप्चुअली है वो आप समझ जाओगे, लेकिन ये 2 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो शेप है, जैसे कि अभी मैंने बताया वेस्पर थ्योरी बेस्ड है इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्शन के ऊपर, इसलिए जो शेप है मॉलिक्यूल का वो बेस्ड होता है ऑन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ द वैलेंस शेल। ठीक है, और वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो 2 टाइप के हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और अगर आपने पहले पढ़ा है, आपको याद है कि जो Z हम लोग निकालते हैं हाइब्रिडेशन निकालने के लिए, वो बेसिकली बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता है। ठीक है, कितने बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है और कितने लोन पेयर प्रेजेंट है, उसको जब हम लोग सम करते हैं तो हमको Z मिल जाता है। अगर ये सम 4 आया तो sp3 था, अगर 2 आया तो sp था, 3 आया तो sp2 था, ऐसे हम लोग निकालते थे। तो ये जो कंसेप्ट था वो मेनली आपके इसी चीज से आया है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है और कैसे अरेंज्ड है, उस पर ही आपका शेप डिपेंड करता है। तो ये पहला पोस्टुलेट हो गया। अब ये तो इन्होंने बोल दिया कि शेप जो है डिपेंड कर रहा है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज है, सेम चार्ज जब स्पीसीज होते हैं तो रिपेल करते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच रिपल्शन होता है, बिकॉज दे आर सिमिलर चार्ज, नेगेटिवली चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स, और यही सिमिलर चार्ज के कारण जो रिपल्शन हो रहा है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट हो। मतलब अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि ये 2 लोन पेयर्स हैं, ठीक है, तो ये चाहेंगे कि हम लोग जितना दूर जा पाए उतने दूर पे एग्जिस्ट करें। तो ये लोग चाहेंगे कि चलो हम लोग यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से वो लोग चाहेंगे कि हम लोग अपने बीच मैक्सिमम एंगल बनाएं, ताकि वो जो मैक्सिमम एंगल होगा वहाँ पे उनके बीच रिपल्शन सबसे कम होगा, और वही जो फाइनल रिजल्ट बन के आता है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो फाइनल आपको दिखता है जिसमें मिनिमम रिपल्शन हो रहा है, उसी को हम लोग फाइनल शेप की तरह देख पाते हैं। तो यही आपको याद रखना है कि पहला पोस्टुलेट था कि जो शेप्स आपको दिखते हैं वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच रिपल्शन के कारण आपको देखने को मिलता है, क्योंकि रिपल्शन इसलिए हो रहा है ताकि वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहें, ताकि हमारे बीच का जो रिपल्शन है वो कम रहे। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग 4th पॉइंट पे, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और इस एजम्पशन को आपको डायरेक्टली याद रखना है। क्या एजम्पशन है? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ वेस्पर थ्योरी में क्या वैलेंस शेल को स्फीयर की तरह एज्यूम किया गया था, तो एकदम सही बात है। यहां पे लिखा है कि वैलेंस शेल को वेस्पर थ्योरी में स्फीयर के फॉर्म में एज्यूम किया गया था, जिसमें यह माना गया था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो आराम से उस स्फीयर में लोकलाइज होते हैं, मतलब कि आराम से कहीं भी घूम सकते हैं, और वो ऐसे जगह पे जाके फिक्स होते हैं जहां पे उनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो और उनके बीच का रिपल्शन मिनिमम हो। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। तो इस चीज को आराम से समझाने के लिए वेस्पर थ्योरी में एज्यूम कर लिया गया था कि जो वैलेंस शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बात करी थी, हमने यहाँ पे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करी थी, और वो बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, लोन पेयर भी हो सकते हैं, और वो इस तरीके से अरेंज होंगे ताकि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो और उनके बीच का रिपल्शन मिनिमम हो, और वही जो फाइनल अरेंजमेंट होगा उसी को हम लोग एज ए शेप, जो हम लोग बोलते हैं कि ये पिरामिडल है या आपका टेट्राहेड्रल है, वो देख पा रहे थे। तो इसी चीज को इजीली समझाने के लिए उन्होंने माना था कि जो वैलेंस शेल है वो स्फीयर के फॉर्म में है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड है, और वो आराम से जाके ऐसी जगह पे लोकलाइज होते हैं फाइनली जहां पे उनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो। ठीक है, बढ़िया। आगे चलते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं। ये भी थोड़ा सा अजीब पॉइंट है, क्योंकि सही नहीं है। इसमें क्या माना गया था कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स अगर होंगे किसी मॉलिक्यूल, आपको पता है वहाँ पे पाई बॉन्ड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन हाइब्रिडेशन में हम लोग सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को देखते हैं। तो इन्होंने क्या माना था कि जो मल्टीपल बॉन्ड अगर कहीं भी प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, और कहीं पर मान लो अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट, मतलब कि कहीं पर अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको हम लोग एक सिंगल सुपर पेयर के फॉर्म में ट्रीट करेंगे। तो ये बस एज्यूम किया गया था। तो अगर कभी स्टेटमेंट में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग,
फॉर वेस्पर थ्योरी। अब बहुत बच्चे जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा होगा वो इसको गलत मार्क कर देंगे, सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, मल्टीपल बॉन्ड कैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में एज्यूम किया जा सकता है। लेकिन ये एनसीईआरटी में लिखा गया था कि ये एक पोस्टुलेट था वेस्पर थ्योरी का, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद लास्टली ये भी एक अच्छा पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो वेस्पर थ्योरी है वो सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पे लागू हो सकते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये 3 पॉइंट्स ध्यान रखना, बाकी तो कंसेप्चुअली आपको पता ही होगा, ठीक है। ये 3 पता रहेंगे, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एनसीईआरटी में लिखे हुए थे, मैंने बता दिए। उसके बाद ये जो आपको लाइन दिख रही है इससे डायरेक्टली पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच जो रिपल्शन होता है उसका ऑर्डर क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है यहाँ पे लोन पेयर के बीच का जो रिपल्शन है वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर का होगा और लास्टली सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर का, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछता हूँ तो कि मुझे बताओ कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, जो कि वेस्पर में हमें बताया गया था कि उनके बीच का रिपल्शन के कारण ही आपको शेप मिलता है, उनके बीच का जो रिपल्शन का ऑर्डर है वो क्या है, तो आपको बोलना है कि सबसे ज्यादा होता है लोन पेयर के बीच, फिर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर के बीच। और इसका जो रीजन है वो यहाँ पे दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे अच्छा सा एक AR क्वेश्चन बन के आ सकता है जिसमें एसोसिएशन तो वो ये लिख के दे देंगे और वो पूछेंगे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे तो लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्शन दिखा रहा है, ऐसा क्यों है। ऐसा आपको रीजन इसका ये देना है कि आपको पता है कि जो बॉन्ड पेयर है वो तो किसी 2 एलिमेंट्स के बीच बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसी को यहाँ पे बॉन्ड पेयर बोला गया है। तो आपको दिख रहा है कि जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो लोकलाइज नहीं है, मतलब वो एक जगह पे फिक्स है, 2 एलिमेंट्स के बीच वो फिक्स है। लेकिन जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आराम से घूम सकते हैं, जो स्फीयर माना गया था वैलेंस शेल में उसमें कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए ये जो लोकलाइज होने की जो प्रॉपर्टी है लोन पेयर की, इसी कारण उसको ज्यादा स्पेस चाहिए होता है, इसी कारण उसको क्या चाहिए होता है, ज्यादा स्पेस चाहिए होता है। और इसी प्रॉपर्टी के कारण यहाँ पे आपको ज्यादा रिपल्शन देखने को मिलता है। ये एक्सप्लेन किया गया है रीजन कि लोन पेयर की भी सबसे ज्यादा रिपल्शन क्यों होता है, तो ये रीजन हो सकता है। और अगर ये रीजन देखने को मिलता है कि लोन पेयर सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है इसलिए उनके बीच जो रिपल्शन है सबसे ज्यादा है, सही बात है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि स्पेस ऑक्यूपाई को रिपल्शन से कैसे समझा रहे हैं, तो ये सही बात समझा रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में चीज लिखी हुई है, ऐसे ही समझाया गया था। तो आपको समझाना है कि लोन पेयर जो है क्योंकि लोकलाइज है सेंट्रल एटम पे, इसीलिए वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एज कंपेयर टू बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और इसीलिए उनके बीच का जो रिपल्शन है सबसे ज्यादा, ठीक है। इजी, चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। बाकी और इसी रिपल्शन कारण जो हम लोग को फाइनल चीज देखने को मिलता है, जो फाइनल रिजल्ट देखने को मिलता है, उसी को हम लोग शेप बोलते हैं, जो हम लोग फाइनल शेप की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट लग रहा है मैं समझाना आपको भूल गया था। हाँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहला पॉइंट समझाया था कि जो शेप है किसी भी मॉलिक्यूल का वो डिपेंड करता है बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पे जो कि वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। वो समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिया था, मैं आपको समझा देता हूँ। इसको समझने के लिए हम लोग को अच्छे से Z समझना होगा, लेकिन अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, CH4 NH3 एंड H2। इन तीनों का शेप अलग अलग है, ठीक है। जैसा कि वहाँ पे पहले मैंने लिखा था, ये डिपेंड करेगा कि उनमें कितना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है और कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर इसमें देखने जाऊँ तो अगर मैं Z कैलकुलेट करूँगा तो तीनों का जो Z है वो 4 ही आता है। अब Z कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी हम लोग आगे बात करेंगे जस्ट इसके बाद, लेकिन Z अभी के लिए मान लो कि इन तीनों का जो Z है वो 4 आता है। अब जब इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैलकुलेट करने जाओगे तो इसका 4 आता है और इसका लोन पेयर 0 आता है, ठीक है। बेसिकली जो ये Z है वो इन दोनों का सम है। अच्छा, इसमें NH3 में जो बॉन्ड पेयर है वो 3 है और लोन पेयर इसका 1 है, और H2 में जो बॉन्ड पेयर होता है 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं और लोन पेयर 2 प्रेजेंट होता है। तो आपको दिख रहा है कि सिर्फ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के नंबर के डिफरेंस के कारण इन तीनों का जो शेप है वो अलग अलग हो गया। पहले में टेट्राहेड्रल, दूसरे में पिरामिडल और थर्ड में बेंट, जबकि इन तीनों का जो Z है वो सेम था। तो आपने यहाँ पे देखा कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स के कितने नंबर है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उस पर ही वेराई कर जाता है कि जो फाइनल आपका मॉलिक्यूल का शेप है वो क्या होने वाला है। और यही चीज इस पहले लाइन में लिखी हुई थी, ठीक है। समझ में आ गया, आप कभी गलती नहीं करोगे इसमें। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग मेन कि कैसे आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, कैसे ज्योमेट्री बतानी है, कैसे शेप बताना है अलग अलग मॉलिक्यूल्स का, जिसके ऊपर भर के क्वेश्चन है आपके पीवाईक्यू में। इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा, सबसे पहले कुछ बेसिक रूल्स आपको समझने होंगे जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला, कभी भी आपको हाइब्रिडेशन निकालना है उसके लिए आपको ये फॉर्मुला याद रखना है। ये एक फॉर्मुला है जिसका एक्सेप्शन बहुत कम है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में आपको थोड़ा बहुत सीखना होगा कि कैसे निकालना है, बाकी हर जगह आपका ये फॉर्मुला काम करेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होगी। कैसे लगाना है अच्छे समझो। सबसे पहले जब भी आपको हाइब्रिडेशन निकालना होगा आपको निकालना होगा Z, ठीक है। Z की वैल्यू से आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। अब Z क्या होता है, Z के लिए आपको निकालने के लिए सबसे पहले जो भी मॉलिक्यूल दिया होगा उसमें देखना होगा कि जो सेंट्रल एटम है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। उसके बाद देखना होगा उस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है क्या। अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा, +2 है तो -2 कर दिया, अगर +3 है तो -3 कर दिया। तो पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उसको माइनस करना है, और अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, जितना भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उतना आपको प्लस कर देना। मतलब -2 है तो +2 कर दिया, -1 है तो +1 कर दिया, ऐसे करना है। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस किया, पॉजिटिव चार्ज है तो उसको सब्ट्रैक्ट किया, किसमें से, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने सेंट्रल एटम पे लिखे थे। अच्छा, उसके बाद लास्टली आपको देखना है कि क्या उस पर कोई मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है। मोनोवैलेंट एटम में आपके हाइड्रोजन आते हैं और बाकी जो आपके हेलोजेंस हैं वो आते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन हो गया या फिर हेलोजन फैमिली में से कोई भी हो गया, तो अगर ये प्रेजेंट है, कितने नंबर में प्रेजेंट है वो नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो ये करने के बाद आपको पूरे को 2 से डिवाइड कर देना है और जो आपकी वैल्यू आएगी वही Z की वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, अब एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आपको दिख रहा है BeCl2, क्या दिख रहा है आपको, BeCl2 दिख रहा है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे BeCl2 के लिए Z बता दो, अच्छा, तो Z होगा, क्या फॉर्मूला था इसका, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर लिखने जाऊंगा मैं किस पे, सेंट्रल एटम पे, तो सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है, बेरिलियम है। बेरिलियम पे मुझे बताओ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4 है इसका एटॉमिक नंबर, मतलब 2,2, तो इसका हो गया 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। प्लस
क्या इस पे कोई नेगेटिव चार्ज है या कोई पॉजिटिव चार्ज है? नहीं है, तो हम लोग उसकी बात करेंगे नहीं। तो हम लोग सीधे चलते हैं जो लास्ट वाला पॉइंट था, जो कि था नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। तो क्या इस पे नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम है? तो यहाँ पे क्लोरीन आपको दिख रहा है जो कि हेलोजन है और वो मोनोवेलेंट एटम ही हुआ। तो इसमें कितने हैं? 2 है, तो आपने 2 लिख दिया। इसका सम किया और जो सम करने के बाद आया वो 4 आया, उसको 2 से फाइनली डिवाइड करो, क्योंकि आपने देखा था हाफ से इंटू करना था। तो 2 से डिवाइड करने के बाद जो चीज़ आई वही आपका z है, दैट इज 2। तो यहाँ पे z का वैल्यू आपका 2 आ गया। सिमिलरली आगे चलते हैं, BF3 का देखते हैं। BF3 का खुद निकाल के देखो कि निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो। जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो बोरोन है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5, तो मतलब कि 2,3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन का, यहाँ पे सेंट्रल एटम बोरोन ही था, वो हो गया 3। अब आपको देखना है क्या इस पर कोई चार्ज है? नहीं है, तो चार्ज की बात नहीं करेंगे, सीधे देखते हैं मोनोवेलेंट एटम है क्या। तो मोनोवेलेंट इसमें आपको दिख रहा है हेलोजन है, वो भी 3 है, तो 3 हो गया। ठीक है, सम किया तो 6 आ गया और फाइनली आपको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड किया तो आपका क्या आ गया? 3। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे Z आ गया 3। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, CH4 देखते हैं। CH4 में कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 4 होता है। ठीक है, क्या इस पे मोनोवेलेंट एटम है? तो आपको दिख रहा है हाँ है, हाइड्रोजन है। कितने हैं? 4 है, तो 4 है तो आपने यहाँ पे 4 लिख दिया। सम किया तो 8 आया, 8 आने के बाद आपने उसको 2 से डिवाइड किया तो आ गया आपका 4। तो इसका जो Z आया वो आया 4। बहुत सही। NH4 प्लस का देखते हैं, इसमें चार्ज है, इस बार इसको करके देखते हैं। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। ठीक है, क्या इस पे कोई चार्ज है? प्लस है, तो हम लोग प्लस को क्या करते थे? माइनस करते थे। अगर प्लस चार्ज है तो उसको हम लोग को माइनस करना होता था वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो +1 चार्ज है तो हमने एक बार मतलब सिंगल 1 को माइनस कर दिया इससे। अच्छा, उसके बाद कितने मोनोवेलेंट एटम इस पे प्रेजेंट है? क्या है भी या नहीं है? तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट एटम होता है। कितने हैं? 4 है, तो आपने 4 प्लस कर दिया। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका? 5 - 1 4, 4 + 4 8। उसके बाद फाइनल को डिवाइड करोगे 2 से तो आपका आ गया 4। ठीक है, तो 4 यही Z था। तो इन दोनों का ही जो Z आया 4 आया। बहुत सही। आगे चलते हैं, PCl5 देखते हैं। पहले तो सेंट्रल एटम देखा आपने, फर्स्ट सेंट्रल एटम है। ठीक है, बहुत सही। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? तो 5 है। ठीक है, कैसे निकाला पता होना चाहिए। 15 है तो 2, 8,5, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या इस पे कोई चार्ज है? नहीं है। क्या इस पे मोनोवेलेंट एटम है? तो हाँ, हेलोजन है, 5 है। कितने हैं? 5 है, तो 5 यहाँ सम कर दिया। क्या आया सम करके? 10 आया। 10 को फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो आपका फाइनल क्या आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ पे जो Z आया वो 5 आएगा। बहुत सही। SF6 लास्ट एग्जाम्पल, इसको देख लेते हैं। सल्फर कितना है आपका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है सल्फर का? 6 है। क्या इस पे कोई चार्ज है? नहीं है। क्या इस पे मोनोवेलेंट एटम है? तो हाँ है, हेलोजन है। कितने हैं? 6 है, तो 6 इसमें प्लस किया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना है इसमें? आपका 6 आ गया। ठीक है, तो इसका Z6 आ गया। तो ऐसे तो सबसे पहले आपको Z कैलकुलेट कर लेना है और उससे आप बाद में हाइब्रिडेशन बताओगे। तो मैंने Z कैलकुलेट करना आपको सबको बता दिया इसमें। चलो, बहुत सही। इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब इस Z से जो आप सुनते हो कि ये sp है, ये sp2 है, sp3 है, वो कैसे निकालना है ये आप देख लेते हैं। देखो, इसके लिए आपको याद करना होगा कि हाइब्रिडेशन होता क्या है। अगर आपकी Z की वैल्यू 2 आती है, अगर Z की वैल्यू 2 आती है तो हाइब्रिडेशन आपका sp होता है। ठीक है, बहुत सही। अच्छा, अगर Z की वैल्यू 3 आती है तो हाइब्रिडेशन sp2 है। ठीक है, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2, 7 है तो sp3d3। अब इसको कैसे इजीली याद रख सकते हैं। सबसे पहले 1 से स्टार्ट होता नहीं है, 2 से ही स्टार्ट होगा आपका Z का वैल्यू। ठीक है, मिनिमम आपको 2 चाहिए। उसके बाद आपको पता है s ऑर्बिटल कितने होते हैं? 1 होते हैं। p कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 मैक्सिमम हो जा सकते हैं, उसके बाद 4 p ऑर्बिटल नहीं होते हैं, सबको पता है। और d कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, तो मतलब आपके पास अगर एक ही s है तो आप इसलिए देख रहे हो हर जगह सिर्फ एक ही s यूज हुआ है। S2 कभी नहीं हो सकता है। वैसे अगर आप p की बात करोगे तो p आपको पता है 3 तक जा सकते हो। तो यहाँ पे p अपने एक p चाहिए था, क्योंकि 2 करने के लिए आपको एक p चाहिए था, है ना। इनका सम मिलके 2 जो भी आपका Z है वो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे S 1 P 1, तो 2 हो गया, 2 ऑर्बिटल यूज हो गए, तो ये आपका 2 हो गया Z। आपको 3 करना था तो सबसे पहले एक S तो यूज करोगे ही करोगे। उसके बाद आपको देखना है कि P कितने यूज कर सकते हो। तो आपको 3 बनाने के लिए एक S यूज कर लिया, 2 और चाहिए तो 2 P आपने और यूज कर लिया, तो इसलिए आपका sp2 हो गया। ठीक है, 4 बनाने के लिए आप देखोगे कि पहले एक S यूज कर लिया, अब आपको 3 और चाहिए। तो 3 में आपको पता है कि हाँ P तो मेरे पास 3 होते ही हैं, तो मैंने 3 P और यूज कर लिया, तो sp3 हो गया। लेकिन अब जब आप आगे जाओगे तो आपको पता है कि अब मेरे पास 3 P से ज़्यादा नहीं है, इसलिए अब आपको D यूज करना पड़ता है। समझ आ रहा है? तो कैसे ये होता है? सबसे पहले sp किया, फिर sp2, क्योंकि आपको 3 करना था तो 1 S 2 P, 4 करना था तो 1 S 3 P। अब 3 P से नहीं बढ़ा सकते ज़्यादा, तो लेकिन हम लोग को 5 चाहिए, तो sp3 से 4 तो हो गया, लेकिन अब 1 कहाँ से लाओगे? तो 1 D से लाओगे। ठीक है, वैसे 6 के लिए अब D आपके पास 5 है तो 5 तक जा सकते हो, तो लेकिन वहाँ तक जाना नहीं होता है। तो 6 के लिए sp3 4 हो गया और D2 2 आपने यहाँ से लिया, तो sp3 D2 हो गया। 7 के लिए sp3 D3। इतना याद रखना है क्योंकि इससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये मैंने समझा दी कि कैसे आपको Z से हाइब्रिडेशन बताना है। तो अब आप सबके लिए मुझे हाइब्रिडेशन बता सकते थे। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ मुझे BCl2 का हाइब्रिडेशन क्या है, तो आपने सबसे पहले Z कैलकुलेट किया, जैसा कि मैंने सिखाया। उसके बाद बताओगे कि अच्छा Z अगर 2 है तो यहाँ पे sp, इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp। ठीक है, बहुत सही। उसके बाद मैं पूछूँ कि अच्छा BF3, इसका Z3 आया, कैलकुलेट किया था, बताओ इसका हाइब्रिडेशन कितना है। तो अच्छा 3 है तो पहले एक S तो यूज़ करेंगे, फिर P2, तो sp2 हो गया। बहुत सही। CH4 का अगर मैं पूछता हूँ तो इसमें Z आया था 4, इसमें अगर पूछता हूँ बताओ हाइब्रिडेशन क्या है, तो बोलूँगा अच्छा 4 है तो पहले एक S यूज़ किया, फिर P 3 यूज़ कर सकते हैं, तो ये 4 हो गया अपना sp3। अच्छा, ठीक है। PCl5 का देखोगे तो Z5 आया है, तो पहले एक S यूज़ किया, फिर P 3 यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद एक D यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब D 5 तक जा सकते हैं, लेकिन हमको 5 करने के लिए यहाँ पे 4 हो ही गया था, S 1 P 3 और एक D, तो ये 5 हो गया। अच्छा, उसके बाद SF6 के लिए आपको दिख रहा है 6 है, तो एक S P 3 और 4 हो गया, तो आपका 2 और चाहिए तो D2। ठीक है, sp3 D2 इसका हाइब्रिडेशन हो गया। ऐसे हाइब्रिडेशन लिखते हैं। अब याद करना है आपको
ज्योमेट्री, ठीक है, ये आपको याद करना है क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम लोग शेप लिखेंगे आगे। तो इतना पार्ट सबको याद होना चाहिए आगे जाने से पहले, ठीक है। बैठ के अच्छे से मैंने समझा दिया कैसे याद कर सकते हो इजीली, और फिर आपको जाना है। अब देखो z अगर 2 है तो ज्योमेट्री लीनियर हो गया। उसके बाद z अगर 3 है तो जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ट्राइगोनल प्लेनर, जिसमें एक सेंट्रल एटम और यहाँ पे 3 बी के साथ जुड़ा होता है और एक ही प्लेन में, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं, ये प्लेन है, इसी में एक ये सेंट्रल एटम है, यहाँ से एक इधर जुड़ा होगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। अच्छा, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। उसके बाद z अगर 4 है तो उसमें sp3 हाइब्रिडेशन है और उसका जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहाइड्रल है। टेट्राहाइड्रल कुछ ऐसा आप उसको रिप्रेजेंट करते हो, सेंट्रल एटम से एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, ठीक है, बहुत सही। अगर z5 है तो उसके लिए जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ठीक है, बहुत सही। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पहले तो आप सेंट्रल एटम लेते हो, एक इधर एक इधर एक इधर, ये एक ही प्लेन में हुआ, ये एक प्लेन की बात हो रही है। उसके बाद एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, जैसे कि यहाँ पे दिखाऊं मैं आपको, ये दिख रहा है आपको, ये एक प्लेन के अंदर है जिसमें ए बी के साथ बी के साथ बी के साथ बॉन्डेड है एक प्लेन के अंदर, फिर एक जो है सेंट्रल एटम से ऊपर बॉन्डेड है भी और एक सेंट्रल एटम से नीचे बॉन्डेड है भी, ठीक है, बहुत सही। आगे चलते हैं, ऑक्टाहेड्रल देख लेते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा? कुछ नहीं, यहाँ पे आपने जो प्लेन में बनाया था वो ट्राइंगल बनाया था, लेकिन इस बार आप स्क्वायर बनाओगे। तो ए जो है वो 4 बी के साथ बॉन्डेड है, ठीक है, एक प्लेन में स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। और उसके बाद एक भी ऊपर एक भी नीचे, क्योंकि 6 एटम के साथ आपको बाइंड यहाँ पे करना था, और इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल। तो ये आपको सबसे पहले याद रखना है कि बोलते क्या क्या है। ज्योमेट्री लीनियर हो सकती है जब Z2 है और हाइब्रिडेशन sp है। sp2 अगर है तो ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, या इसको ट्राइंगुलर प्लेनर भी बोलते हैं। sp3 अगर है तो टेट्राहाइड्रल, सबको याद होगा ये। अगर sp3d है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ठीक है, PCl5 इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है। sp3d2 अगर है तो ऑक्टाहेड्रल, या फिर इसको कहीं कहीं स्क्वायर प्लेनर भी बोल देते हैं, दोनों सही चीज़ है। मोस्टली आप जो यूज़ करोगे वो ऑक्टाहेड्रल यूज़ करोगे। और अगर sp3d3 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल है, इसको बहुत रेयरली यूज़ करेंगे। तो जो मोस्टली आप देखने वाले हो ये आप ये 5 देखने वाले हो, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखो, बैठ के अगर याद कर लो, अगर आपको याद नहीं है तो। चलो अब आगे चलते हैं, और यहाँ पे हमने एक एंगल की बात नहीं की थी, एंगल देखेंगे। जैसे अगर लीनियर अगर कोई मॉलिक्यूल है और मैं पूछता हूँ बताओ उसमें एंगल क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, तो आपको दिख रहा है यहाँ 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, साफ साफ। अगर यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर है तो आपको दिख रहा है यहाँ ट्राइंगल है और 3 बॉन्ड है, ठीक है। बताओ अगर सर्कल होता तो कितना एंगल होता? 360, ठीक है। और ये तीनों बॉन्ड इक्वली उस एंगल को डिवाइड करें तो 360/3 कितना होता है? 120 होता है। इसलिए यहाँ जो एंगल है वो 120 का दिख रहा है आपको। अगर टेट्राहाइड्रल है तो इसमें आपको याद रखना है डायरेक्टली कि 109.5 डिग्री का एंगल होता है, या फिर 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं बताओ कि इनमें से किस मॉलिक्यूल में 109.5 डिग्री का बन रहा होगा। तो आपको बेसिकली देखना है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री दिखाता है, sp3 हाइब्रिडेशन दिखाता है, ठीक है। Z निकालोगे पता कर लोगे। चलो एंगल देख लिया हमने, लीनियर में 180, ट्राइगोनल प्लेनर में 120, टेट्राहाइड्रल में 109.5 डिग्री, और ये सारे एंगल के साथ है, ठीक है। जो मैंने बताया था यहाँ पे ये ऐसे बना रहा था, तो ये एंगल भी 109.5 डिग्री है, ये एंगल भी 109.5 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल भी 109.5 डिग्री है। इनके बीच का एंगल भी 109.5 डिग्री और इनके बीच का भी उतना ही है, मतलब सारे बॉन्ड एंगल आपके 109.5 डिग्री का ही बन रहा है। अच्छा, फिर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल देख लेते हैं। इसमें क्या बताया था? एक तो जो प्लेन है उसमें ट्राइंगल बन रहा है और एक ऊपर एक नीचे है। जो ट्राइंगल प्लेन में बन रहा था, आपको जैसा कि वो ट्राइगोनल प्लेनर में एंगल बनाया होगा 120 का, वैसे यहाँ पे सब में बनेगा। तो यहाँ पे सारे एंगल जो प्लेन में है वो 120 डिग्री का है, लेकिन जो ऊपर बॉन्ड बन रहा था और जो नीचे बन रहा था वो इस प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि एक ऊपर है, ठीक है ना। इस प्लेन के साथ क्या बनाएंगे? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि ये प्लेन है। और वैसे नीचे वाला भी इसके साथ प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो वही यहाँ पे हो रहा है, दिख रहा है आपको कि यहाँ पे 2 टाइप के एंगल्स देखने को मिलते हैं, एक 90 डिग्री का और एक 120 डिग्री का, ठीक है। तो 90 डिग्री के आपके 2 एंगल हैं, एक ऊपर वाला बना रहा है, एक नीचे वाला, और 120 डिग्री के आपके 3 एंगल हैं जो कि प्लेन में आपको दिख रहा है, 3 बॉन्ड है तो तीनों बना रहे हैं, ठीक है, बहुत सही। ऑक्टाहेड्रल देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्टाहेड्रल में आपको दिख रहा है कि जो प्लेन वाला बॉन्ड होगा, जो प्लेन वाला एंगल है उसको 4 बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये टोटल एंगल कितना होगा? 360, 360/4 कितना हुआ? 90 हुआ। तो आपको इसलिए पता चल रहा है, अब जो आपने कहीं सुना होगा कि यहाँ पे जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, ये इसलिए होता है, ठीक है। ऊपर जो बॉन्ड बनाएगा वो प्लेन के साथ 90 बनाएगा, जैसा कि ऊपर आपने देखा था, वैसे ही यहाँ पे जो दोनों बॉन्ड्स हैं वो भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ सारे एंगल 90 डिग्री के ही हैं। तो कितने हो गए टोटल? तो आपके 4 एंगल यहाँ पे हो गए, एक ऊपर एक नीचे, तो 6 टोटल एंगल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत सही। चलो तो आपने सब देख लिया, एंगल क्या है, हाइब्रिडेशन क्या है और ज्योमेट्री क्या है, ठीक है। चलो बहुत सही। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि जो आपने चीज़ देखी थी, मान लो कभी आपको स्ट्रक्चर दे दिया और डायरेक्टली पूछ रहे हैं बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या है, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना होता, उसमें देखना होता है कि कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और कितने सेंट्रल एटम पे लोन पेयर हैं। ये दोनों चीज़ को जब आप सम करोगे तो आपको उसका Z मिल जाएगा, और Z से कैसे हाइब्रिडेशन देखना है और कैसे ज्योमेट्री देखनी है मैंने बता दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाता हूँ कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं आपको बोलता हूँ देखो ये H2 का जो स्ट्रक्चर है ना कुछ ऐसा होता है, ये रहा OH लोन पेयर, ठीक है। मैं पूछता हूँ बताओ मुझे इसमें O का हाइब्रिडेशन मतलब H2 का हाइब्रिडेशन बताओ। तो इसमें आप सेंट्रल एटम को देखोगे ऑक्सीजन, तो उस पर देखोगे कितना बॉन्ड बना रहा है, कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और कितना लोन पेयर उसके पास है। तो O के पास यहाँ पे 1-2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, मतलब इसका जो Z हो गया वो हो गया सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, दैट इज 2 + 2 4, और इसलिए इसका हाइब्रिडेशन जो है sp3 है, सबको पता है। सिमिलरली NH3 का अगर आप बनाने जाओगे तो आपका ऐसा देखने को मिलता है स्ट्रक्चर कुछ HH
और यहाँ पे आपका लोन पेयर होता है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, Z हो गया 3+1 दैट इज 4, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 है और स्ट्रक्चर इसका जो है टेट्राहेड्रल है। ठीक है, अभी हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, शेप की बात नहीं करें। शेप की बात हम लोग बाद में करेंगे, उसमें हम लोग को अलग से देखना होता है। ठीक है, अभी हम लोग मेनली ज्योमेट्री देखें। तो ज्योमेट्री लिखने के लिए आपको सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं और आपका Z टोटल कितना आता है वो देखना पड़ता है। ठीक है, बहुत सही। तो ये पहली लाइन मैंने आपको समझा दी, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छे से याद रखो, जो Z हमने यहाँ निकाला है, कैलकुलेट किया है, वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो और ऐसे भी स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम लोग लोन पेयर कैलकुलेट कैसे करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। उसके बाद बॉन्ड पेयर, जैसे आपको 2 क्वेश्चन बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा पीवाईक्यू में, पूछेंगे कि बताओ इस स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड पेयर हैं या कितने इसमें लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर नहीं पूछते हैं जनरली, लोन पेयर पूछते हैं। तो कितने लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर निकालने के लिए आपको दिख रहा है अगर मुझे ये चाहिए तो मैं किसी तरीके से Z निकाल दूंगा अपने उस फॉर्मुला से जो मैंने ऊपर बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला, और अगर मैं उससे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड माइनस कर दूंगा तो क्या मुझे लोन पेयर मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो मतलब मुझे बस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट पता करना है। आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है वो कुछ और नहीं है बल्कि बॉन्ड पेयर कितने हैं उसमें। ठीक है, और बॉन्ड पेयर इक्वल होते हैं नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम के। तो जितने भी आपने ऊपर फॉर्मुला देखे, जितने भी ऊपर फॉर्मुला देखे, उसमें जितना भी आपको सराउंडिंग एटम दिख रहा होगा, सेंट्रल एटम को छोड़ के जो दिख रहा होगा वही उसके नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हो गए, और उस बॉन्ड पेयर को जब आप Z से माइनस करोगे तो आपको लोन पेयर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा है BF3। ठीक है, मुझे बताओ सेंट्रल एटम कौन था इसमें? बोरोन था। ठीक है, तो मतलब इसमें कितने सराउंडिंग एटम्स हैं? 3 सराउंडिंग एटम्स हैं, F3 है इसमें, इसलिए आपका जो बॉन्ड पेयर हो गया वो 3 हो गया। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको इस 3 से माइनस कर दूं जो कि Z है, तो Z माइनस बॉन्ड पेयर लोन पेयर होता है, कि मैंने बताया था, इसलिए आपका जो लोन पेयर है इसमें 0 आ जाएगा। और आपको दिख रहा है यहाँ पे कहीं भी सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं दिखाया गया। ठीक है, अच्छा अब इसी चीज़ को मैं यूज़ करूंगा उस स्ट्रक्चर पे जो कि मैंने ऊपर लिखा था। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे थे, तो यहाँ पे मैंने सबका Z लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको दिखाऊंगा कैलकुलेट करके कैसे मैंने यहाँ पे बॉन्ड पेयर लिखा है, कैसे मैंने लोन पेयर लिखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो सेंट्रल एटम क्या है, मीथेन में कार्बन है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है इसमें? 4 है। मैंने बताया था जो सराउंडिंग एटम होगा वही इक्वल होगा बॉन्ड पेयर के इक्वल। ठीक है, तो आपको सराउंडिंग एटम यहाँ 4 दिख रहा है तो बॉन्ड पेयर इसमें 4 हो गए। ठीक है, लोन पेयर कैसे करोगे? Z माइनस बॉन्ड पेयर, Z इसमें 4 है। ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे फॉर्मुला से, वहां से ये लिखा हुआ है मैंने, Z 4 है, बॉन्ड पेयर माइनस किया 4, क्या आ गया? लोन पेयर 0, इसलिए इस पर लोन पेयर नहीं। तो बिना आपने स्ट्रक्चर बनाया बता दिया इस पर लोन पेयर है या नहीं है। ठीक है, बहुत सही। NH3 का Z लिखा हुआ है 4। ठीक है, मुझे बताओ बॉन्ड पेयर कितना है, तो आपको देखना है सराउंडिंग एटम कितना है। तो NH3 ये सेंट्रल एटम है तो सराउंडिंग एटम 3 है, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर हो गया 3। ठीक है, अब बताओ मुझे इस पे लोन पेयर कितना है, तो कुछ नहीं करना है भैया, Z 4 दिया है, बॉन्ड पेयर 3 है, तो हम लोग 4 - 3 करेंगे, हम लोग को 1 मिल जाएगा। तो लोन पेयर इस पे 1 है, इसलिए जो NH3 का मैंने स्ट्रक्चर बनाया था उसमें N के ऊपर मैंने यहाँ पे लोन पेयर दिखाया था और 3 हाइड्रोजन दिखाए थे। ठीक है, क्योंकि N के साथ 3 बॉन्ड पेयर थे और एक लोन पेयर था जो कि मिलकर यहाँ पे 4 बना रहा था Z। ठीक है, बहुत सही। H2O की बात करते हैं, स्ट्रक्चर दिखाया था मैंने बना के, अभी देखते हैं कि कैसे फॉर्मुला से निकाल सकते हैं। Z निकाल लिया, Z 4 आ गया फॉर्मुला से। उसके बाद देख रहे हैं कि कितने सराउंडिंग एटम है, तो सेंट्रल एटम कौन है पहले ये देखो। सेंट्रल एटम वो होता है जो सबसे कम होता है या सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो O यहाँ सबसे कम है, तो सेंट्रल एटम आपका यहाँ पे O है। तो H आपका हो गया यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स, मतलब कितने सराउंडिंग एटम, तो 2 सराउंडिंग एटम है बेसिकली, तो आपके जो बॉन्ड पेयर है 2 हो गए। अब आपको क्या करना है, लोन पेयर कैलकुलेट करना है। तो Z माइनस बॉन्ड पेयर मतलब कि 4 - 2 दैट इज 2, तो 2 लोन पेयर, इसलिए आपको H2 के स्ट्रक्चर में दिखाया था कि ये रहा O, H के साथ ये बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये मैंने यहाँ से पता किया था। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप स्ट्रक्चर लिख रहे हो वहाँ पे आप सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर रहे हो। तो अगर आपका Z 4 आया है तो आपको पता है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिला के 4 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 है, क्योंकि पाई बॉन्ड आपने कैलकुलेट नहीं किया है। तो अगर किसी स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, उस केस में आपको फिर स्ट्रक्चर से पता करना पड़ता है। ये ध्यान रखना है कि टोटल बॉन्ड ये नहीं बताता है। ठीक है, आपका जो बॉन्ड पेयर यहाँ पे आ रहा है टोटल बॉन्ड इस केस में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बन रहे थे, लेकिन अगर किसी स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड भी है तो वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। अगर टोटल बॉन्ड आपसे पूछा होगा तो ये हाइब्रिडेशन के केस में आपको कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से निकाल सकते हो। लोन पेयर निकालने में पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड देखा, Z देखा, लोन पेयर आपका निकल गया। ठीक है, वो मैं अच्छे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। चलो, तो ये मैंने समझा दिया फॉर्मुला कि बॉन्ड पेयर होता है नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम के इक्वल, और इसी को जब आप माइनस कर दोगे Z से तो आपका लोन पेयर आ जाएगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे पीवाईक्यू जिसमें आपसे पूछा होगा बताओ इस स्ट्रक्चर में लोन पेयर कितने, तो ऐसे निकालना है। अच्छा, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी स्ट्रक्चर में लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, मतलब कि लोन पेयर कैलकुलेट करने पे 0 आ जाता है, उस केस में जो ज्योमेट्री होगी वो शेप के इक्वल होगी। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे जिसमें कहीं ज्योमेट्री पूछा होगा, कहीं पे शेप पूछा होगा, दोनों सेम चीज नहीं है। ठीक है, शेप अलग होता है, ज्योमेट्री अलग चीज होती है। तो ज्योमेट्री आप डायरेक्टली वही बताते हो जो कि आप हाइब्रिडेशन देखते हो, Z जो आया उससे आप ज्योमेट्री बता सकते हो, लेकिन शेप बताने के लिए आपको लोन पेयर चेक करना पड़ता है। और लोन पेयर अगर 0 आया है तो उस केस में शेप जो है वो ज्योमेट्री के इक्वल हो जाएगा, लेकिन अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसमें शेप अलग हो जाता है ज्योमेट्री के, और वो आपको चीज देखनी होगी, उसी के ऊपर हम लोग आगे बात करने वाले हैं, पूरा सब कुछ समझने वाले हैं, क्योंकि इस पर ही मेनली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि ज्योमेट्री को सिर्फ Z की वैल्यू से मतलब है, लेकिन अगर आपको शेप चाहिए तो उसमें आपको लोन पेयर निकालना होगा पहले, और फिर देखना होगा कि अच्छा जो 4 आया है उसमें से 3 ही बॉन्ड पेयर है, बाकी एक लोन पेयर है, फिर उस लोन पेयर को हम लोग छुपा देंगे और सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखेंगे अब कैसा दिख रहा है, वो शेप होगा। ठीक है, तो शेप कैलकुलेट करने में हम लोग लोन पेयर यूज नहीं करते, हम लोग उस चीज को आगे देखने वाले हैं। इतना समझ में आ गया, फॉर्मुला देख लिया आपने, Z का ये फॉर्मुला होता है, ये आपको याद रखना है इस पार्ट को पूरा। ठीक है, उसके बाद आगे आपको पता होना चाहिए कि Z को स्ट्रक्चर्स निकालने के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को हम लोग ऐड करना होता है। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखते हैं, बॉन्ड पेयर जो होता है वो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम के इक्वल होता है, और जब हम लोग सराउंडिंग एटम को Z से माइनस कर देते हैं तो लोन पेयर मिल जाता है। शेप
जो है ज्योमेट्री के इक्वल होगा अगर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो उस केस में शेप ज्योमेट्री के इक्वल नहीं होता है, हम लोग को निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो आपने चार चीज़ें ये सब देखा, ये तभी पॉसिबल है जब लोन पेयर प्रेजेंट ना हो। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो उस केस में ये सब चीज़ चेंज हो जाएगा। ठीक है, वही हम लोग आगे देखने वाले। तो आज स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको हर एक चीज़, अब इसमें हम लोग हर एक चीज़ की बात करेंगे कि ज्योमेट्री क्या होगा किसी मॉलिक्यूल का, शेप क्या होगा, जेड क्या होगा, बॉन्ड पेयर क्या होगा, लोन पेयर क्या होगा और हाइब्रिडेशन क्या होगा। ठीक है, सब कुछ देखने वाले हैं इसमें हम लोग z डायरेक्टली लिखने वाले हैं। z कैलकुलेट कैसे हुआ है वो आप मॉलिक्यूल देखोगे, z वाला फॉर्मूला लगाओगे और वहां पे z निकालोगे, उसके बाद का प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, बाद में मैं बीच बीच में कुछ एग्जांपल लेके z भी आपको समझाते रहूंगा। चलो सही है। सबसे पहला चीज जो कि मैंने बताया था कि z जो है मिनिमम 2 ही हो सकता है, एक नहीं होगा। तो 2 से हम स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको मुझे बताना है। ठीक है, जो बताओ अगर z2 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो Z2 था तो पहला था मतलब एक S लेंगे फिर एक P लेंगे, काम हो गया अपना, 2 ही बनाना था तो SP हो गया, तो हाइब्रिडेशन आपका SP है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि बॉन्ड पेयर कितना होगा। तो देखेंगे हम लोग सराउंडिंग एटम, तो यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो सराउंडिंग एटम है इसमें 2 है, तो इसलिए यहाँ पे बॉन्ड पेयर मैंने 2 लिख दिया। अभी एग्जांपल देखेंगे तो बॉन्ड पेयर अगर 2 है तो उस केस में लोन पेयर कितना होगा। तो आपको पता है कि Z जो है वो बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम होता है, तो अगर बॉन्ड पेयर 2 ऑलरेडी हो चुका है तो सम मिला के 2 ही करना है, तो मतलब यहाँ पे लोन पेयर 0 होगा। तो पहला केस जो हम लोग देख रहे हैं वो लोन पेयर 0 वाला देख रहे हैं। अब आपको देखो क्या बताना है। तो अगर मैंने आपसे बोला कि Z2 है तो आपने बोल दिया कि अगर Z2 है तो हाइब्रिडेशन SP है, ज्योमेट्री लीनियर है, बिना कुछ सोचे एकदम सही है। ठीक है, तो ज्योमेट्री बताने के लिए कभी भी लोन पेयर के बारे में नहीं सोचना है अगर ज्योमेट्री पूछा हुआ है। अच्छा, तो आपने देखा Z2 है, हाइब्रिडेशन SP है, तो ज्योमेट्री लीनियर होगा। उसके बाद आपको अगर शेप पता करना था, उसमें आपको देखना था कि लोन पेयर है या नहीं है। तो आपने जब कैलकुलेट किया तो पता चला कि सराउंडिंग एटम 2 था, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर 2 है, तो लीनियर जो लोन पेयर है वो आपका यहाँ 0 था, और क्योंकि लोन पेयर 0 था तो ज्योमेट्री शेप के इक्वल होगा और इसलिए शेप भी यहाँ पे लीनियर हो गया। ठीक है, बहुत सही। अगला देखते हैं केस जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले Z देखा, कितना है Z 2 है। तो मैंने पूछा अगर Z 2 है तो मुझे बताओ हाइब्रिडेशन कितना है। तो बोलोगे Z 2 है तो कुछ नहीं देखना, हाइब्रिडेशन SP है। ठीक है, हाइब्रिडेशन SP ही है। अच्छा, मुझे बताओ अगर, क्या मुझे ज्योमेट्री बता सकते हो। तो हाँ, अगर जो Z है वो 2 है तो हाइब्रिडेशन SP है, तो ज्योमेट्री पक्का लीनियर ही होगी। ठीक है, ज्योमेट्री पक्का लीनियर होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शेप अगर देखना है तो उसके लिए मुझे लोन पेयर चेक करना होगा। तो इसमें जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि अच्छा लोन पेयर यहाँ पे एक ही है इस मॉलिक्यूल में। अभी मैं इमेजिनरी बात करूँ, एग्जांपल मैंने दिया नहीं आपको, एग्जांपल बाद में देखेंगे। तो लोन पेयर इसमें आ गया क्या, एक। अगर एक लोन पेयर आ गया उस केस में भी अगर आप बनाने जाओगे इसका तो आपको दिखा कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, एक लोन पेयर होगा, एक बॉन्ड पेयर होगा। इस केस में लीनियर ही होता है। तो अगर आपका Z2 है, ठीक है, बॉन्ड पेयर कुछ भी हो, आपका इसके केस में दोनों ही केस में लीनियर ही आपका आंसर आता है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, उसका देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल क्या है इसका। नहीं, एग्जाम्पल इसका नहीं है, तो हम लोग सेकंड वाला देखते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा केस आपको कमी देखने को मिलेगा। मेन आपको यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर Z3 है, ठीक है, बताओ मुझे हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो आपको पता है हाइब्रिडेशन इसमें होगा SP2। ठीक है, बहुत सही। बताओ अगर Z3 है, हाइब्रिडेशन SP2 है, तो क्या ज्योमेट्री होगी। तो आपको पता है अगर Z3 था, SP2 हाइब्रिडेशन था, तो इसका जो ज्योमेट्री था वो था ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होगी, बिना कुछ सोचे। इसके बीच में जो एंगल था 120 डिग्री था, तीनों एंगल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे देखना है कि क्या इसमें लोन पेयर। तो मैंने चेक किया तो पता चला इसमें लोन पेयर नहीं है, क्योंकि सराउंडिंग आइटम जो है इसमें ऑलरेडी 3 है, तो 3 + 0 ऑलरेडी 3 हो चुका है, इसमें लोन पेयर नहीं है। तो मतलब यहाँ पे जो शेप होगा वो क्या ज्योमेट्री इक्वल होगा। हाँ, होगा, बहुत सही। अब देखते हैं दूसरा केस जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट। तो अब हम लोग जो केस देख रहे हैं इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है और 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, इसका सम मिलकर 3 होता है। ठीक है, तो इसमें भी जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं पहले देखूंगा Z क्या है। तो Z कैलकुलेट किया, 3 आया। 3 कैलकुलेट करने के बाद मैं पूछता हूँ आपसे कि मुझे बताओ ज्योमेट्री क्या है। तो ज्योमेट्री के लिए क्या हम लोग लोन पेयर देखेंगे, नहीं देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे अगर Z3 है तो हाइब्रिडेशन इसका SP2 ही है, कोई चेंज नहीं आया है। लोन पेयर देखो, लोन पेयर आने से ज्योमेट्री पे, हाइब्रिडेशन पे, Z पे कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, Z वही रहेगा, हाइब्रिडेशन वही रहेगा और ज्योमेट्री वही रहेगी। चेंज क्या होगा, शेप चेंज होगा। तो उस पर हम लोग बात करें तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं एक लोन पेयर था तो बॉन्ड पेयर अपने आप कम होकर 2 हो गया। ठीक है, बहुत सही। इसमें ज्योमेट्री क्या रही, सेम ही है। ज्योमेट्री यहाँ पे भी सेम है, क्योंकि ज्योमेट्री देखते समय हम लोग लोन पेयर को देखते हैं। तो आपको दिख रहा है कि अच्छा यहाँ पे एक बॉन्ड है, एक यहाँ, एक यहाँ। ये बॉन्ड नहीं, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो आपको अभी भी ये ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा था। यहाँ पे भी जो एंगल है, अब मुझे यहाँ पे बताओ सबसे पहले एंगल क्या होगा। देखो, अब मैंने बताया था कि यहाँ पे तो चलो बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन हो रहा था। अब बताओ कि बॉन्ड पेयर के बीच जो रिपल्शन था वो ज़्यादा था या लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन ज़्यादा था। तो आपको याद है सबसे ज़्यादा लोन पेयर के बीच होता था, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच होता था, और फिर लास्टली सबसे कम होता था बॉन्ड पेयर। मतलब कि यहाँ पे रिपल्शन बढ़ गया होगा, तो मतलब ये जो एंगल था वो अब यहाँ पे बढ़ गया होगा। इसलिए मैंने लिखा, अगर कभी पूछते हैं कि ये जो एंगल है वो A है, बताओ A क्या होगा, तो A विल बी मोर देन 120 डिग्री। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन होने के कारण ये जो दो एंगल है वो पास आ गए होंगे, इसलिए जो इनका एंगल होगा वो लेस देन 120 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी थी कि एंगल में क्या फर्क पड़ता है जब लोन पेयर आ जाता है। ठीक है, तो लोन पेयर आने के कारण यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज़्यादा था, इसीलिए जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल है वो बढ़ गया, मोर देन 120 डिग्री हो गया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बॉन्ड पेयर पास आ गए होंगे उस रिपल्शन के कारण, इसलिए इसका एंगल 120 से कम हो गया। ठीक है, तो अगर A और B पूछते हैं तो दोनों का आप एंगल बता दोगे कि A विल बी ग्रेटर देन 120, B विल बी लेस देन 120। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जब भी आपको ऐसा केस दिखेगा, अब याद नहीं रखना है, आप समझ सकते हो कि मानो Z3 आया, ठीक है, हाइब्रिडेशन SP2 है, आपने उसमें कैलकुलेट किया, आपको पता चला एक लोन पेयर है, तो आपने उसमें लगा दिया, कहीं पे भी एक लोन पेयर लगा दिया। अब आपको चेक करना है कि अगर मैं उसको छुपा के देखता हूँ, अगर आप इस लोन पेयर को छुपा दो
और अब इस स्ट्रक्चर को देखो तो आपको क्या दिख रहा है कि अच्छा ये तो एक बेंट स्ट्रक्चर है जिसमें ए बी के साथ ऐसा एंगल बना रहा है और दूसरे बी के साथ ऐसा एंगल बना रहा है, तो ये एक बेंट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ऐसा, ये जो पीक है वो ए है, ये बी है और ये बी है, तो बेंट स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको हम लोग या तो बेंट बोलते हैं या तो हम लोग इसको एंगुलर बोलते हैं या फिर उसको वी शेप बोलते हैं, ठीक है, वी शेप, उल्टा वी दिख रहा है आपको, तो इन तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो जब भी ऐसा केस दिखे जिसमें आपका एक लोन पेयर प्रेजेंट हो, Z3 हो, मतलब sp2 हाइब्रिडेशन आया है, ज्योमेट्री इसका ट्राइगोनल प्लेनर है, लेकिन जो शेप लिखने जाओगे इस लोन पेयर के कारण, तो हम लोग लोन पेयर को नहीं देखते हैं, तो हम लोग दिख रहा है कि अच्छा ये बेंट शेप है या फिर वी शेप है या फिर एंगुलर शेप है, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं। अब देखते हैं इसका तीसरा केस जो कि आपको दिखा है जिसमें 3 है Z, तो हाइब्रिडेशन इसका sp2 होगा, ज्योमेट्री इसका सेम होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमने जब कैलकुलेट किया तो हम लोग को दिखा सराउंडिंग आइटम इसमें एक ही है, तो मतलब कि 2 लोन पेयर होगा, ठीक है, क्योंकि 3 - 1 किया तो 2 आया लोन पेयर, तो लोन पेयर को आपने लगा के देखा, तो कहीं पे भी लगाओगे क्योंकि तीनों जो पोजीशन थे वो सेम थे। अब जब आपने इस लोन पेयर को लगा के देखा, अब आप क्या देख पा रहे हो इस केस में कि यहाँ पे लोन पेयर और लोन पेयर के बीच रिपल्शन हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिखा था कि देखो अब 3 केस देखो, ये केस, ये केस, ये केस, ठीक है। यहाँ पे जो रिपल्शन है वो बॉन्ड पेयर के बीच है, यहाँ पे जो रिपल्शन है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच है, यहाँ पे जो रिपल्शन है वो लोन पेयर के बीच है। बताओ मुझे कि किसमें सबसे ज़्यादा एंगल बना होगा, तो आपको पता है कि लोन पेयर के बीच का जो एंगल है वो सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा, तो इसलिए अगर मैं A B C बोलता हूँ तो C सबसे ज़्यादा, फिर B, फिर A होगा। एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इसी को कंपेयर करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो एंगल होगा वो 120 से बढ़ गया होगा, ठीक है, और ये जो एंगल होगा वो 120 से कम हो गया होगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रिपल्शन हो रहा है एज कम्पेयर टू यहाँ, तो वो उसको दाब देगा, इसलिए 120 से वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ मुझे शेप बताओ, तो आपने जब स्ट्रक्चर बना लिया, सर इमेजिन कर लिया कि अच्छा 2 लोन पेयर यहाँ लगे होंगे, अब आपको उसको छुपा के देखना है, तो जब आप इन दोनों लोन पेयर को छुपा के देखते हो क्योंकि शेप निकालने के लिए आपको लोन पेयर नहीं देखना होता, तो उसमें आपको दिख रहा है कि अच्छा ये क्या है, एक ए है वो बी के साथ जुड़ा हुआ है लीनियरली, तो इसलिए इसका जो शेप है वो लीनियर है, ठीक है। आराम से इतना याद हो गया कि पहला केस है उसमें दोनों लीनियर ही होता है, ठीक है। उसके बाद अगर एक लोन पेयर आया तो वहाँ पे लगा होगा तो ये मुझे बेंट के फॉर्म में दिखता है, तो इसलिए बेंट, क्योंकि हम लोग लोन पेयर छुपा के देख रहे हैं। दूसरा केस अगर 2 लोन पेयर आ गए तो उसमें मुझे लीनियर दिख रहा है, ठीक है, बहुत सही याद हो गया। आगे चलते हैं, हम लोग फोर्थ केस देखते हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा है SO2, क्या दिख रहा है आपको SO2, चलो मैं SO2 के लिए आपको निकाल के बताता हूँ। तो आपको दिख रहा है यहाँ SO2 का अगर मैं निकालता हूँ तो मुझे बताओ सबसे पहले Z निकालेंगे, सबसे पहले Z निकालेंगे तो सल्फर का Z कैसे निकालेंगे, तो हाफ सल्फर का Z कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम सल्फर है तो वहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 हो गया। क्या इस पे कोई चार्ज है SO2 पे, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, बहुत सही। क्या ऑक्सीजन मोनोवेलेंट एटम में नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई मोनोवेलेंट एटम भी प्रेजेंट नहीं है, तो उसको सीधे सीधे मैंने सम कर लिया, जो भी चीज़ में लेना था उससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिला क्योंकि चार्ज था नहीं और मोनोवेलेंट एटम था नहीं, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो Z मेरा आ गया 3, ठीक है, बहुत सही, 3 आ गया। अब मेरे को कैलकुलेट करना था क्या, कुछ भी आगे करने से पहले मैं पहले मुझे बताओ कि इस 3 से मैं क्या क्या बता सकता हूँ। मैं इस 3 से कंफर्म बता सकता हूँ कि इसका जो हाइब्रिडेशन है वो sp2 है, ठीक है, बहुत सही। इसका जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लेनर है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन मैं इसका शेप नहीं बता सकता हूँ। शेप बताने के लिए मुझे लोन पेयर देखना ही देखना होगा। उसके लिए मैं सबसे पहले देखूंगा कि सराउंडिंग आइटम्स कितने हैं ताकि मैं बॉन्ड पेयर पता कर पाऊँ। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ SO2 है, मतलब कि यहाँ पे बॉन्ड पेयर जो है वो 2 होगा क्योंकि सराउंडिंग आइटम 2 है, तो यहाँ पे मैंने देख लिया 2, यही यहाँ पे लिखा था कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर 2 है, ठीक है। अब जब मेरे को बॉन्डिंग पेयर्स मिल गए तो मैं क्या करूँगा, Z माइनस बॉन्ड पेयर, ताकि मुझे लोन पेयर मिल जाए। तो जब मैं ये करता हूँ तो मेरे को दिख रहा है कि Z3 है, बॉन्ड पेयर 2 है, तो मेरा लोन पेयर 1 हो गया, ठीक है, बहुत सही। ये करने के बाद मुझे अब दिख रहा है कि अच्छा जब ये हो गया मतलब लोन पेयर 1% है, तो अब मैं लोन पेयर को वहाँ पे लगाऊंगा, इमेजिन करूंगा कि अच्छा अगर एक लोन पेयर लगता तो क्या होता था, एक लोन पेयर लगने पे जो स्ट्रक्चर था मेरा बेंट फॉर्म में दिखता था, तो ये हो गया, बहुत सही। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो शेप बताया वो बेंट बताया, तो मैंने ज्योमेट्री बताया इसका ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन मैंने शेप इसका बेंट बताया क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट था। लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता तो उस केस में शेप एंड ज्योमेट्री सेम हो जाता, चाहे वो कुछ भी पूछते। सेम O3 के लिए कर सकते हो। अब O3 में कंफ्यूज होंगे कुछ बच्चे कि भैया सेंट्रल एटम कौन सा है, तो एक O बीच में होगा, बाकी 2 एटम साइड में लगे होंगे, तो सेंट्रल एटम इसमें आपका ऑक्सीजन ही है। तो आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया, 6 आया, कोई मोनोवेलेंट एटम नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो 6/2 होगा, इसलिए 3 आएगा, तो Z3 आ गया, बहुत सही। सराउंडिंग एटम इसमें प्रेजेंट है, तो हाँ है, कितने, एक को बीच में लगाया था, 2 साइड में था, मतलब 2 सराउंडिंग एटम प्रेजेंट है इसमें, तो 3 - 2 किया तो क्या हो गया आपका 1 लोन पेयर इसमें भी आएगा। सेम इसका भी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगा क्योंकि ज्योमेट्री के लिए हम लोग Z देखते हैं डायरेक्टली, हाइब्रिडेशन इसका sp2 ही होगा क्योंकि Z देखते हैं, लेकिन जब शेप बताएंगे तो उस केस में लोन पेयर देखना होगा। लोन पेयर इसमें एक है तो एक रख के देखेंगे तो क्या दिख रहा है कि एक वाले केस में बेंट दिखता था, तो इसलिए बेंट शेप है, बहुत सही। अच्छा आगे चलते हैं, अगला केस देखते हैं। अगला केस है आपका जिसमें Z आपका होगा 4। अब 4 देखने जाओगे तो जब Z4 आता है किसी मॉलिक्यूल का, तो मैंने बताया कि Z4 आया तो हाइब्रिडेशन पक्का sp3 होगा और पक्का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा। इसके बीच का एंगल क्या होता है मैंने बता दिया था, 109.5 डिग्री। अच्छा बहुत सही। इसमें जब मैंने इस मॉलिक्यूल को लिया तो इसमें कोई लोन पेयर नहीं था, तो इस केस में जो ज्योमेट्री होगा वही सेम आपका शेप हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं कि जिसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले Z कैलकुलेट किया, 4 आया। 4 आया तो बोल दिया कि हाँ इसका हाइब्रिडेशन तो sp3 होगा क्योंकि Z पे डिपेंड करता है और ज्योमेट्री पक्का टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है, ज्योमेट्री में कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब मुझे शेप बताना है, तो शेप बताना है तो मैं सबसे पहले लोन पेयर देखूंगा। जब मैंने लोन पेयर देखा तो मुझे पता चला कि इसमें जो लोन पेयर है वो 1 है क्योंकि बॉन्ड पेयर जो सराउंडिंग एटम देखा तो 3 था, तो 3 था तो 4 - 3 किया तो लोन पेयर मेरा 1 आ गया। अब जब लोन पेयर 1 होता है तो इस केस में लोन पेयर कहीं पे भी लगा दो, यहाँ पे मैंने ऐसे लगा दिया, ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। तो इस जगह पे मैंने जब लोन पेयर लगाया तो मेरे को दिख रहा है कि इसको छुपा के अगर मैं देखता हूँ
तो मुझे क्या दिख रहा है, क्या मुझे पिरामिड दिख रहा है, एक ये पिरामिड दिख रहा है मुझे, हाँ, इसलिए इसका जो शेप है वो पिरामिडल बोला, क्योंकि जब भी मैं शेप बोलूंगा तो उस समय लोन पेयर छुपा के देखना होता है। तो ये इमेजिनेशन करने का तरीका कि पिरामिडल आ कहां से रहा है, बेंट बोल कैसे रहे हैं, ठीक है, ये तरीका है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको याद मत रखो, डायरेक्टली इस तरीके समझ लो कि लोन पेयर लगाना होगा, फिर इमेजिन कर लेंगे अच्छा जो पहला वाला केस था उसमें बेंट आया था और एक केस लीनियर वाला था, ठीक है। इस केस में हम लोग जो पहला एक लोन पेयर लगाया तो उस केस में पिरामिडल होता है, दो लगाएंगे तो कुछ और होगा, वो देखेंगे आगे। तो ये हो गया पहला केस, ठीक है, बहुत सही। इस केस में अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ ये एंगल, ठीक है, वो कितना होगा, तो आपको दिख रहा है कि जब बॉन्ड पेयर था उस केस में जो एंगल था 109.5 डिग्री था। लेकिन जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में आपसे पूछ रहा हूं तो यहां पर रिपल्शन बढ़ गया होगा, तो एंगल ये वाला 109.5 डिग्री या फिर 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा होगा, ठीक है। और ये एंगल्स कम हो चुके होंगे आपके क्योंकि रिपल्शन बढ़ गया है, ठीक है, बहुत सही। उसका थर्ड केस देखते हैं 4 वाले का ही, तो 4Z है तो हाइब्रिडेशन sp3 होगा, पक्का है, और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा, पक्का है, ठीक है। कितना ही लोन पेयर लग जाए ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा, इतना कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ज्योमेट्री में लोन पेयर नहीं देखते। लेकिन अब मुझे देखना है शेप देखने के लिए मेरे को देखना होगा कि अच्छा इसमें जब मैंने देखा जो भी मेरे पास एग्जाम्पल था उसमें मैंने चेक किया सराउंडिंग आइटम 2 था, मतलब कि इसमें बॉन्ड पेयर 2 था, लोन पेयर कैलकुलेट किया 4 - 2 किया, Z माइनस बॉन्ड पेयर किया तो मेरा 2 लोन पेयर आ गया, ठीक है, बहुत सही। अब जब ये आया तो मैंने उसमें लगा के देखा तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको लगाया। जब मैंने लगाया तो मेरे को दिख रहा है कि अब इसको छुपा के देखूंगा, क्योंकि शेप देखने के लिए छुपा के देखना पड़ता है। तो मुझे दिख रहा है कि अच्छा ये तो वैसा ही शेप है जो हमने ऊपर देखा था, एक ये भी बेंट शेप है, ये भी एंगुलर है, ये भी आपका वी शेप है, इसलिए इसका भी शेप जो है वो बेंट वी और एंगुलर हो गया। ये सेम चीज़ आपने H2O में देखा था, ठीक है। अब मैं आपसे पहले कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं अगर पूछता हूँ कि मान लो यहाँ 3 एंगल है, θ1, θ2 और θ3 या फिर ABC मैंने बोल दिया, ठीक है। मुझे बताओ ABC का रिलेशन क्या है बॉन्ड एंगल का। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ जो रिपल्शन हो रहा है θ1 का जो रिपल्शन है वो लोन पेयर के बीच का है, यहाँ जो रिपल्शन है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का है, और यहाँ जो रिपल्शन है वो बॉन्ड पेयर के बीच का है। तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन कहाँ हुआ होगा, लोन पेयर के बीच। तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा तो सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल बना होगा θ1 के बीच, θ2 में उससे कम होगा, और θ3 जो है उसमें सबसे ज़्यादा कम होगा क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन सबसे कम है। इस तरीके से आप इसका रिलेशन देख सकते थे। अच्छा चलो बहुत सही, तो ये हमने याद कर लिया यहाँ तक। इसको एक बार रिवाइज करते जाओ, किसको अगर भूला लग रहा है तो देखते जाओ कि क्या क्या केस था। एक लोन पेयर आया जब 3 वाले केस में तो यहाँ पे बेंट हो गया था, ठीक है। 2 लोन पेयर आया तो लीनियर हो गया था, ठीक है। टेट्राहेड्रल में 0 लोन पेयर नहीं था, एक भी लोन पेयर नहीं था तो टेट्राहेड्रल था, ठीक है। 1 लोन पेयर आया तो वो क्या हो गया, पिरामिडल हो गया, इमेजिन करना सिखाया मैंने। 2 आया तो बेंट वी आर एंगुलर हो गया। उसके बाद नहीं देखना है आगे, उसके बाद आते हैं हम लोग 5 नंबर पे। इससे पहले हम लोग कुछ जो इसमें एग्जाम्पल दिए थे उसको देख लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है NH3 के एग्जाम्पल दिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी कोई शेप दिया, कोई भी अपना मॉलिक्यूल दिया होगा और कुछ भी क्वेश्चन पूछा होगा ज्योमेट्री शेप, सबसे पहले आपको Z निकालना है। Z निकाला, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अगर सेंट्रल एटम है तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 5 है। क्या इस पर मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है, तो हाँ है। कितने हैं, 3 है, 3 है तो 5 + 3 किया 8 आया, 8/2 किया 4 आया, तो Z अपना आ गया क्या 4, ठीक है, बहुत सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ कोई चार्ज नहीं था इसलिए चार्ज हमने कंसिडर नहीं किया है। Z4 आने के बाद क्या क्या हम लोग कंफर्म बता सकते हैं कि इसका तो पक्का हाइब्रिडेशन जो है वो sp3 होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका पक्का जो ज्योमेट्री होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहाँ दिक्कत आएगी, जब शेप पूछा जाएगा आपसे। तो शेप पूछने जब भी पूछा जाए तो उसमें आपको सबसे पहले देखना है सराउंडिंग आइटम कितना है, ताकि आप बॉन्ड पेयर कैलकुलेट कर लो। सराउंडिंग आइटम देखा 3 है, 3 है मतलब बॉन्ड पेयर कितना है, 3 होगा, बहुत सही। 3 अगर है तो आप मेरे को देखना है कि लोन पेयर कितना है, क्योंकि लोन पेयर से हम लोग शेप बताएंगे। तो लोन पेयर निकालने का तरीका है Z माइनस बॉन्ड पेयर, तो Z इसका था 4, बॉन्ड पेयर इसका आया 3, 4 - 3 1, इसलिए लोन पेयर का 1 लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि कैसी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद अब आपको देखना है कि अच्छा अगर एक लोन पेयर था 4 वाले केस में तो लोन पेयर में ऊपर लगाता था, छुपा के देखता था तो मुझे दिखता था कि अच्छा 3 नीचे था, मतलब पिरामिड के फॉर्म में दिखता था, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है ट्राइगोनल पिरामिडल। पिरामिडल बोलो ट्राइगोनल पिरामिडल बोलो एक ही चीज़ है, तो आप उसको याद रख सकते हो। तो इस तरीके से आपने पता कर लिया। उसके बाद दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस था आपका H2O का। चलो आप आओ यहाँ पे बताओ, मुझे हर एक चीज़ बतानी है आपको, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडेशन। तो सबसे पहले कुछ भी निकालना हो, सबसे पहले क्या करेंगे, Z करेंगे। O के लिए सेंट्रल एटम O है, यहाँ पे सबसे कम है तो Z निकाला। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 है, बहुत सही, 6 है। क्या इस पर कोई चार्ज है, नहीं है। क्या इस पर मोनोवैलेंट एटम है, हाँ है। कितना है, 2 है, तो 6 + 2 8 है, डिवाइड किया 2 से कितना है 4, Z पता चल गया 4 है, बहुत सही। उसके बाद इस Z से हम लोग क्या क्या कंफर्म बता सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं इसका हाइब्रिडेशन जो है वो sp3 है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका जो ज्योमेट्री है वो इसमें जो ज्योमेट्री होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, ठीक है। कहाँ दिक्कत आएगी, जब मैं आपसे शेप पूछूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे Z सेम ही आ रहा है दोनों में, तो दोनों का जो ज्योमेट्री था वो सेम था, दोनों का हाइब्रिडेशन सेम था। दिक्कत जो चेंज आया है वो आपका शेप में आया है, तो आप शेप बताना है। शेप के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो कितना सराउंडिंग आइटम था। तो O के सराउंडिंग में 2 हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट थे, मतलब जो सराउंडिंग आइटम है वो 2 है, मतलब बॉन्ड पेयर आपका 2 हो गया, ठीक है। बॉन्ड पेयर आपका 2 हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद जब बॉन्ड पेयर कैलकुलेट कर लिया तो Z माइनस बॉन्ड पेयर लोन पेयर होता है। तो Z आया था अपना 4, 4 - 2 हो गया आपका 2, तो लोन पेयर आ गया अपना 2, ठीक है। ऐसा बता के लिया। अब आपको केस याद आना चाहिए, अच्छा जब 4 होता था और एक भी लोन पेयर नहीं होता था, उस केस में जो अरेंजमेंट था कुछ ऐसा था कि A के ऊपर, जैसा कि आपको दिख रहा है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट था कि A के ऊपर आपका एक बॉन्ड और 3 ऐसे नीचे बॉन्ड थे, ठीक है। इसमें जब एक लोन पेयर आता था तो इसको हटा देते थे, हम लोग को दिख रहा था कि पिरामिडल स्ट्रक्चर, जो कि हमने यहाँ देखा। लेकिन जब 2 आता था तो उस केस में हमारा सिर्फ एक ऐसे बेंट या एंगुलर शेप या फिर वी शेप बचता था, तो इसका जो शेप होगा वो बेंट होगा। देख लिया हमने अच्छे से, एग्जांपल के साथ देख लिया कि कैसे प्रोसीड करना है। कुछ भी पूछा आपसे, प्रोसीड ऐसे ही करना है। Z निकालना है,
अगर ज्योमेट्री पूछा है, हाइब्रिडेशन पूछा है, शेप पूछा है, तो जेड निकालने के बाद बॉन्ड पेयर देखना है, लोन पेयर देखना है, लोन पेयर के अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है, बहुत सही। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 5 वाला केस देखते हैं। इसमें मैं आपको याद नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, आगे से आपको कुछ भी याद नहीं रखना, भूल जाओगे तभी आप लोन पेयर देखिए इमेजिन कर लोगे, अच्छा ये तो मुझे बैंड दिख रहा है, अच्छा ये तो मुझे पिरामिडल दिख रहा है। 5 वाला देखते हैं। 5 अगर आ गया अगर, तो सबसे पहले कोई भी एग्जांपल हमारे पास कैलकुलेट किया, उसका Z5 आया। ठीक है, Z5 आया, तो Z अगर 5 है तो मैं बताया था हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद हाइब्रिडेशन के साथ मैं और क्या बता सकता हूँ, इसका बता सकता हूँ मैं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री इसका है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऊपर बता दिया था कैसे कैसा दिखता है, बता दिया था, 2 टाइप के एंगल दिखते हैं, बता दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जब मैंने कैलकुलेट किया तो दिखा कि इसमें सराउंडिंग आइटम 5 है, तो बॉन्ड पेयर 5 ही होगा, और 5 - 5 करूंगा तो लोन पेयर यहाँ पे 0 ही आएगा। इसलिए इसका जो शेप होगा वो ज्योमेट्री इक्वल होगा, क्योंकि अगर लोन पेयर नहीं होता है तो ज्योमेट्री और शेप इक्वल होता है, तो यहाँ पे जो शेप है वो सेम हो गया, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन अब इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको कंफ्यूज भी करता है और इंपॉर्टेंट भी। आ जाओ, सबसे पहला देखने को मिल रहा है कि Z5 है। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल अपने पास था, कैलकुलेट किया, Z5 आया। कंफर्म हम लोग क्या क्या बता सकते हैं कि इसका हाइब्रिडेशन sp3d है, और इसका जो ज्योमेट्री अगर मैं लिखूंगा, जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ज्योमेट्री अगर मैं बोलता हूँ, बताता हूँ आपको, तो ये आएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जो कि ऊपर लिखा था। दिक्कत कहाँ आएगी, शेप में। जब मैंने मॉलिक्यूल में कैलकुलेट किया तो मुझे दिखा कि इसमें सराउंडिंग आइटम जो है 4 ही है, मतलब कि 5 - 4 करूंगा तो लोन पेयर इसमें 1 आएगा, तो 1 आएगा तो मतलब इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है। तो अब यहाँ ज्योमेट्री शेप के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब जो शेप है वो ज्योमेट्री इक्वल नहीं हो सकता है, तो शेप चेंज होगा। तो शेप चेंज होने के लिए क्या बोला था, लोन पेयर रख के देखो और उसको छुपा दो, आपको वही आपको शेप बताना है। जब आप यहाँ पे लोन पेयर रखते हो और उसको छुपा के देखते हो तो क्या दिख रहा है आपको, अगर आप इसको छुपा दोगे ना, छुपा दिया, ठीक है, उसका टर्न करके देखोगे तो ऐसा दिखेगा आपको कुछ ए सीधा ऐसे। ठीक है, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया इस तरफ, तो आपको क्या दिख रहा है, शीशो जैसा दिख रहा है, जो कि आप बचपन में खेला होगा आपने, एक तरफ बैठते हो ऐसे ऊपर नीचे होता है, तो ये शीशो है, तो शीशो शेप का दिख रहा है, इसलिए इसका जो शेप है हमने शीशो रख दिया। ठीक है, बहुत सही। तो ये होता है जब आपका 5 हो Z और एक लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो उस केस में जो शेप होता है वो सीसॉ शेप होता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट चीज जो डाउट यहाँ पे आ सकता है वो ये है कि भैया लोन पेयर आपने यहीं क्यों रखा, इस वाली जगह पे क्यों नहीं रखा। ठीक है, ये डाउट आ सकता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जब भी कोई केस है आपको बनाना हो स्ट्रक्चर और आप कंफ्यूज हो कि लोन पेयर कहाँ रखें, एक ही लोन पेयर है, कहीं भी रख सकते हैं, तो याद रखना है कि लोन पेयर को हमेशा पहले इक्विटोरियल पोजीशन पर रखना है। ठीक है, आपको पता होगा, अगर ये स्ट्रक्चर याद है आपको PCl5 का, जिसमें ये Cl होता है और एक Cl ऊपर एक Cl नीचे होता है। ठीक है, इसमें जो प्लेन में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स। तो ये तीनों जो बॉन्ड्स हैं वो इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, और ये ऊपर जो दिख रहा है आपको, ऊपर और नीचे, ये एक्सियल बॉन्ड्स हैं। तो इक्विटोरियल प्लेन में आपको हमेशा सबसे पहले लोन पे रखना होता है। लोन पे अगर कभी भी दिखे तो इक्विटोरियल पे रखेंगे, और एक्सियल पे हमेशा हम लोग क्या रखेंगे, और वो भरने के बाद हम लोग भले उस पर जाएंगे एक्सियल पे। ये क्यों है इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में अच्छा AR बन के आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है। तो मैंने क्यों यहाँ पे लोन पे रखा है ये मैंने समझा दिया। अच्छा, दूसरा केस देखते हैं। ऐसा केस जिसमें जब मैंने कैलकुलेट किया तो 5Z आया, sp3d हाइब्रिडेशन होगा। अभी भी मैं ज्योमेट्री बोलूंगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलूंगा, लेकिन जब मैंने इसमें लोन पेयर कैलकुलेट किया तो 2 आया। इस केस में जब मैं लोन पेयर रखने जाऊंगा तो मैं पहले यहाँ रखूंगा इक्विटोरियल पोजीशन पे, जो मैंने दिखा दें यहाँ पे। अब इसको अगर आप छुपा के देखोगे तो कैसा दिख रहा है आपको, टी शेप दिख रहा है, ये टी शेप दिख रहा है ना, टी शेप दिख रहा है ना, ऐसे अगर घुमा के देखोगे तो टी दिखेगा आपको, इसलिए इसको हमने क्या बोला, टी शेप बोले। तो हमेशा शेप देखने के लिए लोन पेयर को छुपा के देखते हैं, और लोन पेयर को हमने यहाँ नहीं रखा, यहाँ क्यों रखा इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन याद ही रखना है कि लोन पेयर हमेशा पहले इक्विटोरियल पोजीशन में डालते हैं हमेशा। ठीक है, बहुत सही। उसके बाद 5Z आया, तीसरा केस देखते हैं उसी चीज़ का। लोन पेयर इस केस में कैलकुलेट करने पे 3 आए, तो Z5 था तो हाइब्रिडेशन तो सेम था sp3d, और ज्योमेट्री भी सेम था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। दिक्कत कहाँ आएगा, शेप में। तो जब हम लोग 3 लोन पेयर अपने पास है तो 3 को सबसे पहले क्या रखेंगे, हम लोग इक्विटोरियल पोजीशन पर रखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप इसमें सोच सकते थे कि हम लोग भैया ये क्यों नहीं कर लिए कि 3 बॉन्ड था अपने पास, यहाँ रख देते, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, मस्त अच्छा सा सिमेट्रिकल शेप बन जाता, लेकिन नहीं करते। ठीक है, क्यों नहीं करते हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमेशा हमने क्या किया, लोन पेयर को इक्विटोरियल पे पहले डाला, उसके बाद हम देखेंगे। तो यहाँ पे जब आप इन तीनों को जब छुपा दोगे तो आपको क्या दिख रहा है, आपको एक सीधा लाइन दिख रहा है, यहाँ पे B होगा तो A और B के बीच जो बॉन्ड है वो एकदम लीनियर दिख रहा है, तो इसलिए इसमें जो शेप है वो लीनियर आ गया। तो ये 3 केस आपको अच्छे से याद रखना है, जिसमें एक लोन पेयर है तो आपका सीशॉ शेप, जब Z5 हो एक लोन पेयर है तो ये शेप, Z5 है 2 लोन पेयर है तो आपका टी शेप, और Z5 है लोन पेयर 3 है तो लीनियर शेप हो जाता है। कैसे इमेजिन कर सकते हो, याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई भी अगर भूल जाता है तो उसको याद करना होगा, मैंने समझा दिया कैसे। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, अच्छा एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। जैसे मान लो आपका यहाँ पे SF4 दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ भी पूछा हो, सबसे पहले हम लोग Z निकालेंगे। Z कैसे निकलेगा, सेंट्रल एटम को देखेंगे, सल्फर यहाँ पे सेंट्रल एटम है क्योंकि सबसे कम है, तो कितना है सेंट्रल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर पे 6 होता है तो 6 हो गया। ठीक है, क्या इस पे मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है, तो हाँ है। कितने हैं, 4 है, 4 प्लस किया, फिर उसमें 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया आपका 5 आ गया, तो Z आपका 5 आ गया। तो ये 5 वाले केस का है, जिसमें 3 केस हमने देखा था, 1 2 3 लोन पेयर वाला। अब देखते हैं हम लोग इसमें इस Z से हम लोग क्या क्या बता सकते हैं। तो इस Z से हम लोग बता सकते हैं 3 चीज़ें। एक तो इसका जो हाइब्रिडेशन है वो sp3d है। ठीक है, sp3 नहीं है, sp3d है, क्योंकि 5 हम लोग कंप्लीट करना है, तो S1 P3 D1। ठीक है, मैंने सिखाया था, तो sp3d हो गया इसका हाइब्रिडेशन। दूसरा, इसका ज्योमेट्री क्या है, कंफर्म, इसका ज्योमेट्री कंफर्म है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। दिक्कत कब आएगी, जब शेप पूछेंगे। शेप पूछेंगे जब भी, तो आपको क्या देखना होगा कि इसमें कितने लोन पेयर है, और लोन पेयर देखने के लिए आपको देखना होगा कितने बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो आप देखते हो बॉन्ड पेयर के लिए हम लोग देखते थे सराउंडिंग आइटम, तो 4 इसमें सराउंडिंग आइटम प्रेजेंट है, मतलब कि बॉन्ड पेयर जो आपका हो गया वो 4 हो गया। ठीक है, याद है, बॉन्ड पेयर जो आपका हो गया वो क्या हो गया, 4 हो गया। अब लोन पेयर देखना, तो लोन पेयर देखने के लिए क्या करोगे, Z माइनस बॉन्ड पेयर, और Z था आपका 5, बॉन्ड पेयर था आपका 4, 5 - 4 1, लोन पेयर आपका 1 आ गया।
अब जैसे ही आपका ये लोन पेयर बना है तो आपको याद आया, अच्छा ये वो केस है जिसमें Z5 था, लोन पेयर 1 था, तो इसमें जब हम लोग लोन पेयर रख के देखते थे हम लोग को यहाँ क्या दिखता था, सी शॉ शेप दिखता था, इसलिए इसका जो शेप है वो सी शॉ। तो SF4 का अगर शेप पूछेंगे तो आपको ये आंसर देना। सेम आगे चलते हैं, मान लो ClF3 दिया हुआ है, Z निकालेंगे, क्लोरीन सेंट्रल एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, फ्लोरीन 3 है, मतलब 3 मोनोवेलेंट एटम प्रेजेंट है, तो 3/2, Z आ गया आपका 5। ठीक है, इससे क्या क्या बता सकते हैं, इसका हाइब्रिडेशन sp3d। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। दिक्कत आएगी शेप में, शेप के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर के लिए सराउंडिंग एटम देखते हैं, तो फ्लोरीन यहाँ पे 3 है, मतलब कि बॉन्ड पेयर आपका 3 हो गया, देखो आराम से। ठीक है, लोन पेयर क्या होगा इसमें, लोन पेयर इसमें होगा निकालने के लिए हम देखेंगे Z माइनस बॉन्ड पेयर, तो Z हमने निकाला था 5, बॉन्ड पेयर हमने देखा 3, तो 5 - 3 2, इसलिए लोन पेयर 2 आ गया। मतलब ये वो वाला केस है जिसमें Z5 था, लोन पेयर आपका 2 था। उस केस में जब हम लोग लोन पेयर रख के देखते तो हम लोग को दिखता था अरे ये तो टी शेप है, इसलिए इसका जो आंसर है वो टी शेप। तो ClF3 का अगर पूछते तो आप आराम से देते हैं आंसर टी शेप, बिना कुछ रटे, बिना कुछ याद किए। ठीक है, बहुत सही। अब चलते हैं आगे हम लोग और 6Z वाला केस देखते हैं। ठीक है, अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग देखते हैं 6। तो अब मान लो मैंने मॉलिक्यूल लिया जिसमें जो Z है कैलकुलेट करने पे क्या आया, 6 आया। ठीक है, बहुत सही। फिर मैंने आगे कैलकुलेट किया, अच्छा Z अगर 6 आ गया तो क्या क्या कंफर्म बता सकते हैं, तो मैंने देखा था कि Z अगर 6 है तो Z से हम लोग हाइब्रिडेशन और ज्योमेट्री कंफर्म बता सकते हैं, तो sp3d2 और जो इसका जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल कंफर्म। ठीक है, ये मैंने सब समझा दिया था कि क्या एंगल होता है, कैसे अरेंज होता है, ऑलरेडी बता दिया था। इसमें जब मैंने कैलकुलेट किया तो सराउंडिंग एटम भी 6 था, मतलब बॉन्ड पेयर 6 हो गया, 6 - 6 किया तो लोन पेयर 0 आ गया। तो मतलब क्योंकि लोन पेयर यहाँ 0 है तो ज्योमेट्री और शेप सेम होगा, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। आगे चलते हैं, एक ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें Z तो 6 आया, सराउंडिंग एटम कैलकुलेट करने पे 5 आ गया, मतलब कि 6 - 5 एक लोन पेयर इसमें प्रेजेंट था। जैसे ही लोन पेयर आ गया अब आप कंफर्म हो कि इसमें ज्योमेट्री तो शेप के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा हम लोग उसको रख के देखेंगे, लेकिन कंफर्म है कि ज्योमेट्री शेप के इक्वल नहीं है, ये ब्लेंडर नहीं करना है कभी। अच्छा, अब Z6 देख के हमने क्या क्या कंफर्म बता दिया कि इसका हाइब्रिडेशन sp3d2 है, और इसका जो स्ट्रक्चर है, जो ज्योमेट्री है वो अभी भी ऑक्टाहेड्रल ही है, लिखा नहीं है लेकिन ये अभी भी जो है ज्योमेट्री आपसे अगर पूछा जाए तो ऑक्टाहेड्रल ही बोलोगे। शेप पूछा जाएगा तो अलग हो जाएगा। शेप के लिए आपको क्या करना होगा, लोन पे रखना होगा। अब ध्यान ये रखना है कि ऊपर जो केस देखा था 5 वाला जो केस देखा था जिसमें आपको इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड दिख रहे थे, इसमें हमने याद रखा था कि लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पे रखना है। लेकिन जब भी आप ये 6 वाला केस करोगे जिसमें आपको ऑक्टाहेड्रल बनता है, उसमें आपको लोन पेयर हमेशा पहले एक्सियल पे रखना है। ठीक है, ये एक डिफरेंस है जो याद रखो, ताकि आप चीज़ों को कंपेयर करके इजीली याद रखो, आपको फिर दिक्कत ना हो कि अरे भैया तो बोलता है इक्वेटोरियल, फिर बाद में डाउट आ जाए। याद रखो ये चीज़। 5 वाले केस में जिसमें आपका 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बनते हैं, 2 एक्सियल बनता है, उसमें हम लोग इक्वेटोरियल पे हमेशा लोन पेयर को रखते हैं। लेकिन ऑक्टाहेड्रल के केस में अगर आप लोन पेयर रखने जाओगे तो सबसे पहले आप एक्सियल बॉन्ड्स पे रखोगे, इसलिए एक था यहाँ पे तो एक यहाँ रख दिया। अब मुझे शेप दिखना था, तो इसको अगर छुपा के देखता हूँ मैं तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक तो स्क्वायर है, ठीक है, जो कि बेस बना रहा है, और इस स्क्वायर से जब मैं इसमें बनाने जाऊँगा तो ये पिरामिड बनाएगा। ठीक है, आराम से दिख रहा है, तो ये स्क्वायर पिरामिडल शेप है। ठीक है, बहुत सही। तो जो इसका शेप हो गया वो स्क्वायर पिरामिडल कैसे आया मैंने समझा दिया, ये बेस स्क्वायर है और यहाँ से ये पिरामिड बना रहा है, तो स्क्वायर पिरामिडल शेप हो गया। और ये तब हुआ जब आपने 6 वाले केस में एक लोन पेयर रखा था। लेकिन अब मानते हैं दूसरा केस, मैंने जो दूसरा मॉलिक्यूल लिया उसमें कैलकुलेट करने पे आया कि 2 लोन पेयर इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो लेकिन Z तो 6 ही था, तो ज्योमेट्री इस केस में भी आपका ऑक्टाहेड्रल ही आएगा और हाइब्रिडेशन आपका sp3d2 ही आएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ होगा, शेप में आएगा। शेप में क्या दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ 2 लोन पेयर है तो आप 2 लोन पेयर रखोगे, सबसे पहले एक्सियल पोजीशन पर रखोगे, तो आपका क्या बचा, इसको जब छुपा के देखते हो आप इन दोनों को तो आपको दिखा कि मेरा बस एक स्क्वायर बचा है जो कि प्लेन में है, इसलिए इसका जो शेप है वो स्क्वायर प्लेनर हो जाता है। ठीक है, बहुत सही, समझ आ गया कि क्यों ये स्क्वायर पिरामिडल है और क्यों ये स्क्वायर प्लेनर है। जब भी आपका एक लोन पेयर होगा 6 वाले केस में स्क्वायर पिरामिडल होगा। ठीक है, क्योंकि एक लोन पेयर नीचे आ गया तो आपका पिरामिड बच रहा है, और अगर दोनों लोन पेयर आ गया तो सिर्फ प्लेन आपका बच रहा है, तो स्क्वायर प्लेनर बचा। ठीक है, लास्टली हम लोग देख लेते हैं 7 वाला केस, फिर हम लोग बस एग्जाम्पल देखेंगे और इसका क्वेश्चन करेंगे। 7 वाले केस में अगर आप देखते हो तो इस केस में जब आप हाइड्रेशन देखते हो, मैंने बताया था ऊपर sp3d3 आएगा, और इस वाले केस में जब हमने कैलकुलेट किया तो कोई भी लोन पेयर नहीं था, तो इसमें जो ज्योमेट्री होगा वो वही होगा जो मैंने ऊपर बताया था, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसमें जो प्लेन होगा, ये जो आपको दिख रहा है, ये 1 2 3 4 5 बॉन्ड, ये जो पेंटागोन बना रहा है ये प्लेन में है, और एक बॉन्ड इसके ऊपर होगा, एक बॉन्ड इसके ऊपर होगा, एक बॉन्ड प्लेन के नीचे होगा, इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो अगर आपको याद है तो कुछ ऐसा हुआ है, पहले केस में जो 5 वाला केस था उसमें बना था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसमें जो प्लेन था वो ट्राइंगल के शेप में था। दूसरा जो केस था उसमें वो ऊपर नीचे वाले बॉन्ड फिक्स रहे, 2 ही थे, लेकिन जो प्लेन वाला था उसमें एक बॉन्ड बढ़ गया, वो स्क्वायर बन गया, तो ट्राइंगल से बन गया स्क्वायर, तो स्क्वायर बाइपिरामिडल वाला बॉन्ड जिसको आप ऑक्टाहेड्रल बोलते हो, ऊपर मैंने बताया था। और उसके बाद जो लास्टली बना उसमें एक बॉन्ड और बढ़ गया प्लेन में, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो गया। ऐसे याद रख सकते हो, कोई कंफ्यूजन की बात इसमें नहीं है। ठीक है, ये ज्योमेट्री की बात करिए, शेप का मैंने समझा दिया था आपको, और क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं था तो शेप आपका सेम रहेगा, तो ये केस आपसे नहीं पूछा जाता है, मेन जो भी कहानी आपकी यहीं खत्म हो जाती है। तो ये टेबल अच्छे से आपको याद करना होगा, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से इसको यूज़ कर लेना, और यही आपका मेनली क्वेश्चन, इससे पक्का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब जो बचे हुए एग्जाम्पल से उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे BrF5 देखने को मिल रहा है, कुछ भी पूछाओ क्या करेंगे, सबसे पहले Z निकालेंगे। Z कैसे निकालेंगे, Br आपको दिख रहा है। ठीक है, Z निकालोगे, ब्रोमीन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, हेलोजन है तो 7 होगा। ठीक है, फ्लोरीन 5 है, मतलब मोनोवेलेंट एटम 5 है, तो 5 इसमें प्लस कर दिया, 7 + 5 12, 2 से डिवाइड किया 6 आ गया।
मतलब z क्या गया 6, तो ये 6 वाले का केस है। अब हम लोग को देखना होगा कि अच्छा 6 अगर मुझे पता है तो क्या क्या कंफर्म बता सकता हूँ, तो कंफर्म बता सकता हूँ कि इसका जो हाइब्रिडेशन है वो sp3d2 है। ठीक है, बहुत सही। इसका जो ज्योमेट्री है वो पक्का ऑक्टाहेड्रल है या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल है। मेनली आप ऑक्टाहेड्रल ही बोलोगे क्योंकि आपके ऑप्शंस में वही रहता है, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया कि आप स्क्वायर बाइपिरामिडल होता है वो आप इमेजिन कर पाओ। ठीक है, स्क्वायर है, उसके ऊपर एक, उसके नीचे एक, तो जब बनाओगे तो एक पिरामिड नीचे ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे बनेगा, तो स्क्वायर, तो उसको आप स्क्वायर बाइपिरामिडल बोल सकते हो या फिर ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे बताओ इसमें लोन पेयर कितना है, तो उसके लिए आपने पहले सराउंडिंग एटम देख लिया जो कि था 5, तो बॉन्ड पेयर आपने बता दिया कि 5 है। लोन पेयर कितना होगा, तो लोन पेयर होगा इसमें z जो कि 6 था, 6 - 5 जो कि है 1, तो लोन पेयर आपका यहाँ पे 1 हो गया। बहुत सही, बहुत सही। अब मैंने बताया था कि 6 का केस है जिसमें एक लोन पेयर है, तो उसमें आप नीचे डालते थे और आपको स्क्वायर पिरामिडल देखने को मिलता था, इसलिए इसका जो शेप है वो स्क्वायर पिरामिड हो गया। ठीक है, बहुत सही। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं XeF4 वाला, जिसमें आपको दिखा है कि जो जिनॉन है उसका कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 होगा, प्लस क्या इसमें मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है, तो हाँ फ्लोरीन है, तो +4 कर दिया। 12/2 करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, तो Z6 आ गया। ठीक है, 6 आती है, मैंने बता दिया कि इसमें sp3d2 इसका हाइब्रिडेशन है और इसका जो ज्योमेट्री है वो आपका ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, बहुत सही। लेकिन अब पूछते हैं मुझसे शेप पूछते हैं। अच्छा अब क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है, मुझे बॉन्ड पेयर देखना है, माइनस करके लोन पेयर निकाल लेना है कितना है। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ सराउंडिंग एटम 4 है, तो मतलब बॉन्ड पेयर 4 हो गया। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे 4 हो गया। Z6 आया था, 6 - 4 किया मैंने, तो मतलब मेरा लोन पेयर 2 आ गया। लोन पेयर 2 देखते ही मैंने बोला कि अच्छा अगर लोन पेयर 2 है मतलब कि एक ऊपर लगा होगा एक नीचे लगा होगा, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल वाला केस है, 6 वाला केस जिसमें हम लोग पहले लोन पेयर को एक्सेल पे डालते थे। ठीक है, तो मतलब मेरा बच्चा क्या सिर्फ स्क्वायर बच्चा, तो ये स्क्वायर प्लेनर वाला इसका शेप हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन आगे करना है। ये एग्जांपल्स बच्चे हैं, इनको देखना होगा हम लोग को, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और यहाँ पे कुछ रीजंस दिए हुए वो हम लोग देख लेंगे। अच्छा यहाँ पे बेसिकली आपको समझाया गया है कि क्यों यहाँ पे शेप डेविएट हो रहा है, तो कभी अब आपने कंसेप्ट समझ लिया, आपको पता है कि क्यों डेविएट हो रहा है, लोन पेयर के कारण। ठीक है, डेविएशन क्यों हो रहा है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन, लोन पेयर के बीच रिपल्शन, इसके कारण डेविएशन आपको देखने को मिल रहा है। तो आपका रीजन हमेशा वही होगा, उसी चीज़ को यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं तो ताकि आप ज़्यादा बेटर देख पाओ। तो अगर आपसे पूछते हैं कि थियोरेटिकली जो शेप होता है SO2 का, जब आपने कैलकुलेट किया था तो वो sp2 आया था, मतलब कि ट्रायंगुलर प्लेनर आएगा। ठीक है, S सल्फर 6, O मोनोवैलेंट है नहीं तो उसको लेंगे नहीं, तो 6/2 हो गया क्योंकि चार्ज है नहीं, तो आपका 3 आया। 3 के लिए जो हाइब्रिडेशन होता है sp2 होता है। ठीक है, उसका जो ज्योमेट्री होती है वो ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। ठीक है, वही लिखा है कि थियोरेटिकली अगर कैलकुलेट करने जाए तो ट्रायंगुलर प्लेनर आना चाहिए इसका ज्योमेट्री, लेकिन इसका जो शेप होता है वो बेंट या वी शेप होता है। ऐसा क्यों, तो एसर्शन ये दे सकते हैं, ये इस पार्ट को पूरा रीजन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने देखा था कि इसमें एक लोन पेयर आता है, कैलकुलेट कर लोगे आराम से कि कितने लोन पेयर है, उसका देख लो कि अच्छा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन हो रहा है या लोन पेयर के बीच रिपल्शन हो रहा है, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन होगा, क्योंकि आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका Z3 आया था, सराउंडिंग एटम O 2 है इसमें, माइनस किया तो मतलब आपका लोन पेयर एक ही था, तो ये आपने कंफर्म कर लिया। फिर आप देख रहे हो कि अच्छा एक लोन पेयर को तो अरेंज करना तो मुझे आता है, ये वहाँ से देखूंगा कि यहाँ पे डिविजन क्यों हो रहा होगा। डिविजन इसलिए हो रहा होगा क्योंकि जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का जो रिपल्शन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, जो कि इसमें देखने को मिलना चाहिए था। अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो ये आराम से मुझे ट्रायंगुलर प्लेनर के फॉर्म में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर होने के कारण ये जो है डेविएट हो जाता है और ट्रायंगुलर प्लेनर की जगह बेंट फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, और बेंट होगा तो अगर ट्रायंगुलर प्लेनर होता तो एंगल इसमें 120 डिग्री का होता, लेकिन अब वो कम हो जाएगा डिपल्शन कारण, और इसका जो एंगल है यहाँ पे देखो 119.5 देखने को मिल रहा है। तो ये आपको याद रखना है, वही चीज़ यहाँ लिखी है। तो ऐसे ही पूछ सकते हैं कि जो एंगल है SO2 के केस में 119.5 है ना कि 120 है, इसका भी रीजन यही है। ठीक है, तो AR क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकते हैं जो कि कंसेप्चुअली आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने बस बता दिया कि कैसे उसको अप्रोच करना है। फिर सेम NH3 के केस में लिख सकते हैं कि इसका जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होना चाहिए था थियोरेटिकली, लेकिन वो आपका ट्रायगोनल पिरामिडल होता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ये भी बोल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, सेम रीजन जो ऊपर था, इसमें जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ऑल्सो ये भी पूछ सकते हैं एसर्शन में कि बताओ ये जो NH3 उसमें जो एंगल है ना 109.5 डिग्री नहीं है, 107 डिग्री है। ठीक है, ऐसा क्यों, ऐसा भी इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है वो ज़्यादा है, इसलिए जो एंगल है वो कम हो जाता है, 109.5 से कम होकर 107 बन जाता है। समझाया था मैंने ऑलरेडी। फिर आगे बात करते हैं H2 का, सेम चीज़ बताओ कि जो H2 है उसको वो थियोरेटिकली आपका टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल हो सकता है। तो ये भी बोल सकते हैं, या तो बेंट बोले या फिर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोले, दोनों एक ही चीज़ है। कभी आपको ऑप्शन में दिखता है कि बताओ इस चीज़ का शेप क्या है, H2 का शेप क्या है, उसमें टेट्राहेड्रल, उसमें बेंट ना लिख के डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल दिया है तो वो सही स्टेटमेंट है। ठीक है, एंगुलर भी लिखा हो तब भी सही स्टेटमेंट। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा रीजन चेंज हो जाएगा। क्या रीजन चेंज होगा कि इस केस में अभी जब आपने ऊपर केस देखा यहाँ पे लोन पेयर एक ही था, इसलिए मैंने बोला कि लोन पेयर कैलकुलेट कर लेना कि एक है या दो है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक ही था, तो इसमें आपका जो रिपल्शन होना था वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच ही होता, लेकिन यहाँ पे दो लोन पेयर था। अगर आपको H2 अच्छे से याद है और कैलकुलेट भी कर सकते हो, H2 का जब आप Z निकालोगे तो 4 आएगा, सराउंडिंग एटम इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो 4 - 2 करोगे तो आपका लोन पेयर 2 आ गया। 2 लोन पेयर अगर प्रेजेंट तो मतलब कि लोन पेयर के बीच रिपल्शन होना ही है। तो यही यहाँ लिखा है कि ये जो रीजन है इसका डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप दिखाने का वो है कि लोन पेयर के बीच का रिपल्शन ज्यादा है एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ऊपर जो रीजन था वो अलग था, ऊपर जो रीजन था वो था लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच जो रिपल्शन था वो ज्यादा था एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये लोन पेयर के बीच का रिपल्शन ज्यादा है एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इसीलिए ये जो शेप है आपको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल देखने को मिलता है। और यही सेम रीजन है इसका भी कि 104.5 डिग्री क्यों हो जाता है
एज कम्पेयर टू 109.5 डिग्री। ठीक है, अच्छे से याद रखूँगा इसको कि कैसे एक्सप्लेन करना है। वहाँ पे इसको आप गलत करवा सकते हैं, वो लोग आराम से यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर लिख देंगे, आप ध्यान नहीं दोगे, आप गलत कर दोगे। ठीक है, लेकिन ध्यान देना है कि लोन पेयर का रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा है। ठीक है, और कैसे कंसेप्चुअली समझना है मैंने बता दिया। अब चलते हैं आगे, जो हमने बोला था कि लोन पेयर आपको हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन में रखना है, उसकी बातें करते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे एआर क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। अब जो मैंने आपको पहले बोला था कि आपको जब भी लोन पेयर दिखे उसको सबसे पहले इक्विटोरियल पोजीशन में डालना है, उसका रीजन यहाँ पे समझाया हुआ है कि ऐसा क्यों होता है। कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, बेसिकली SF4 का 2 स्ट्रक्चर आपको दिखाया है। सिमिलरली आपको नीचे भी ClF3 का 3 स्ट्रक्चर दिखाया है, और बोला है, समझाया, मतलब उन्होंने समझाया कि किस तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर इन दोनों के मुकाबले बेस्ट है और कैसे ये वाला स्ट्रक्चर इसके मुकाबले बेस्ट है। तो ऐसे आपको 3 स्ट्रक्चर 2 स्ट्रक्चर बना के दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि बताओ इनमें से कौन से स्ट्रक्चर्स आपके स्टेबल हैं सबसे ज़्यादा। फॉर एग्जांपल मान लो इन दोनों क्वेश्चंस को मिला के दे दिया, ठीक है, 4 स्ट्रक्चर आपको दे दिए और बोल दिया कि बताओ इनमें से कौन कौन से स्टेबल है। तो उसमें से एक ऑप्शन ये होगा और एक ऑप्शन आपके ये वाला होगा। ठीक है, तो A एंड B C करके ऑप्शन बना देंगे वो लोग, और आपको चेक करना होगा कि अच्छा ये और ये वाले ऑप्शन बेस्ट स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए आपका ऑप्शन A और B ऐसे करके आपका जो आंसर है हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान ही रखना होगा कि लोन पेयर को हमेशा हम लोग सबसे पहले इक्विटोरियल पोजीशन में डालते हैं, वो फिल हो जाएगा तब एक्सेल पे डालेंगे। तो वैसा केस कभी आएगा नहीं, आप पहले यहाँ 1 होगा तो यहाँ डालोगे, 2 होगा तो आप यहाँ पे डालोगे, 3 होगा तो फिर आप तीनों को फिल करोगे, जो कि तीनों के सामने देख लिया था। इसका रीजन क्या है, AR क्वेश्चन अगर बनाना चाहे तो यहाँ पे आराम से दे सकते हैं। मैंने आपको रीजन नहीं समझाया था ऐसा क्यों होता है, वो समझना है आपको कि अगर मान लो ये बनाता मैं स्ट्रक्चर, उस केस में क्या होता है कि ये जो लोन पेयर है ये ऊपर है, प्लेन के ऊपर है, ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, प्लेन जो लोन पेयर डाला है वो मैंने प्लेन के ऊपर डाला है। तो अब ये लोन पेयर 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन यहाँ पे दिखा रहा था और तीनों 90 डिग्री बना देते। तो मतलब बेसिकली लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच जो एंगल बन रहा होता 90 डिग्री, वो हल्का बढ़ जाता, लेकिन मान के चलो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता। तो यहाँ पे 3 आपके लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस बन रहे होते जो कि 90 डिग्री पे थे। ठीक है, तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाले देख रहे हैं वो सिर्फ 90 डिग्री वाला देख रहे हैं, इसका और इसका नहीं देख रहे हैं। ठीक है, 180 वाला नहीं देख रहे हैं, बस हम लोग 90 वाला देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस है, 3 है। ठीक है, जो कि 90 डिग्री पे प्रेजेंट है। लेकिन अगर इस केस में मैं देखता हूँ तो यहाँ पे लोन पेयर प्लेन में ही प्रेजेंट है, तो ये बस एक ऊपर वाले फ्लोरीन के साथ और एक नीचे वाले फ्लोरीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये 2 ही लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन शो कर रहा है 90 डिग्री वाले। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं है कि भैया यहाँ तो इसके साथ भी दिखाएगा, इसके साथ दिखाया, तो यहाँ तो 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी 4 था, ये कंफ्यूज नहीं होना है। हमने यहाँ पे सिर्फ 90 डिग्री वाले लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की बात करी है। तो यहाँ पे वैसे रिपल्शन कितने थे, 3 थे, लेकिन इस केस में 2 ही थे, और इसीलिए क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहाँ पे कम हो रहा है कि ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। समझ में आ गया चीज़। तो ये रीजन आपको देना है जब भी ये चीज़ पूछे आपसे कि बताओ SF4 में सीसो स्ट्रक्चर ही क्यों होता है, तो उसका रीजन आप ये दे सकते हो। या फिर मान लो ये दोनों स्ट्रक्चर बना के आपको दे दे, बोले कि ये जो B वाला स्ट्रक्चर है ज़्यादा स्टेबल है, ऐसा क्यों, तो इसका रीजन भी आपको ये देना है कि पहले केस में 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से 90 डिग्री पे, लेकिन दूसरे में सिर्फ 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से 90 डिग्री पे, इसलिए इसका स्ट्रक्चर सीसो शेप, या फिर 2 नए नाम यहाँ दिए हुए हैं। तो आप देख लो फोल्डेड स्क्वायर भी अगर कभी आता है ना आपके ऑप्शन में, कि आप सोच रहे हो सॉल्व करके कि इसका तो सीसो आएगा, लेकिन ऑप्शन में फोल्डेड स्क्वायर है, तो वही इसका सही आंसर होगा। आउट ऑफ एनसीईआरटी मत सोचना उसको। ठीक है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। चलो, सेम ऐसा ही रीजन हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। हाँ ठीक है, सेम ऐसे रीजन हम लोग इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि इसका क्या रीजन दिया हुआ है। तो इसमें भी जब आप देखोगे सबसे पहले 2 लोन पेयर डालना था, तो आप या तो उसको प्लेन में डाल सकते थे, मतलब इक्वेटोरियल प्लेन में डाल सकते थे, जो कि डालना होता है हम लोग को, बेस्ट स्ट्रक्चर यही है। या फिर आप उसको एक्सियल, दोनों एक्सियल पोजीशन में डाल सकते थे। ठीक है, या फिर एक प्लेन में डाला और एक एक्सियल पे डाला, ऐसे डाल सकते थे। लेकिन बेस्ट क्या था, प्लेन में डालने वाला स्ट्रक्चर बेस्ट था, क्योंकि ठीक है, तो कभी आपसे पूछे तो इसका भी जो रीजन दोगे आप ये दोगे कि यहाँ पे जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन हो रहा है वो कम है एज कम्पेयर टू इन दोनों स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो शेप है वो टी शेप बन के आता है। तो कभी ऐसे पूछे कि ClF3 में जो स्ट्रक्चर है वो टी शेप क्यों आता है, तो आपको बताना है कि वहाँ पे हम लोग लोन पेयर को इक्विटोरियल पोजीशन में डालते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन कम है एज कम्पेयर टू एक्सियल पोजीशन, इसलिए उसका शेप है वो टी शेप आता है। तो यहाँ से अच्छा वो AR क्वेश्चन बना के आपको दे सकते हैं। मैंने बताया था कि ये तो 5 वाले केस का है, मतलब जब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वाला स्ट्रक्चर बनता है उसमें आपका ये ध्यान रखना है कि लोन पेयर को आपको इक्विटोरियल प्लेन पे डालना है। लेकिन जो 6 वाला केस था जिसमें स्क्वायर प्लेनर बनता था या फिर ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर बनता था, उस केस में आप अगर लोन पेयर डालने बैठते हो तो सबसे पहले आपको एक्सियल में डालना पड़ता था। तो ये डिफरेंस मैंने वहाँ पे आपको बता दिया था, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। उसके बाद ये तो लोन पेयर की बात करी। मान लो कभी एक ऐसा स्ट्रक्चर आता है जिसमें लोन पेयर तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स प्रेजेंट है, तो आप कंफ्यूज होगे किसको कहाँ पे डालें, किसको एक्सियल पे डालें, किसको इक्विटोरियल प्लेन पे डालें। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिया है। सबसे पहले तो आप कंफर्म करोगे कि इसका ज्योमेट्री क्या है, इसका शेप क्या है। तो कैलकुलेट करोगे तो सेंट्रल टर्म कौन सा है इसमें, फॉस्फोरस है। अच्छा, तो फॉस्फोरस है तो इसका Z अगर मैं निकालने बैठता हूँ तो फॉस्फोरस है 5 है। चलो 5 है। क्या इस पर कोई चार्ज नहीं है, क्या इस पर मोनोवेलेंट एटम है, तो हाँ 3 और 2 5 मोनोवेलेंट एटम है। तो 5 + 5 10 डिवाइडेड बाई 2 5, तो 5 आ गया इसका Z। तो Z अगर 5 है तो मतलब कि इसका जो ज्योमेट्री होगा वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वाला होगा, जो कि यहाँ पे हमने देखा था ये सारे स्ट्रक्चर्स, इसकी ज्योमेट्री वही है। और जो इसका हाइब्रिडेशन होगा वो sp3d हो गया। ठीक है, बहुत सही। अब मुझे देखना है कि मैं ज्योमेट्री जब बनाने बैठूंगा तो फ्लोरीन को कहाँ डालूंगा, क्लोरीन को कहाँ डालूंगा, क्योंकि यहाँ लोन पेयर की बात तो है नहीं। क्योंकि अगर लोन पेयर कैलकुलेट करने जाते हो तो आपको दिखा Z 5 है, सराउंडिंग एटम भी 5 है, 3 + 2 5 है, तो मतलब बॉन्ड पेयर 5 हो गया, तो Z माइनस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर यहाँ पे 0 हो गया, तो लोन पेयर नहीं है यहाँ पे। तो आपको बस ये देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को डालना कहाँ है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि फ्लोरीन 3 है और क्लोरीन 2 है। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो
फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, तो फ्लोरीन ज़्यादा है। तो इसलिए फ्लोरीन को आप सबसे पहले एक्सियल पे डालोगे, तो एक फ्लोरीन ऊपर डाल दिया, एक ऊपर नीचे डाल दिया। जब एक्सियल भर गया तब आप उसको इक्विटोरियल पे डाला आपने, और उसके बाद जो बचे हुए क्लोरीन है उसको दोनों को इक्विटोरियल पे डाल दिया। इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर बनाया। सेम जीनॉन XeO3F2 का अगर स्ट्रक्चर बनाते हो तो इसका भी Z आएगा 5, तो ज्योमेट्री ये होगी और हाइब्रिडेशन वही हो गया। लोन पेयर कैलकुलेट करोगे तो 0 आएगा। उसके बाद आपको देखना है कि किसको कहाँ डालें। तो फ्लोरीन आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन आपका 3 है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे फ्लोरीन है, तो आपने एक ऊपर डाला एक नीचे डाला, मतलब एक्सियल पे पहले डाला, और उसके बाद फिर ऑक्सीजन को आपने इक्विटोरियल पोजीशन पे डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना होगा। अगर कभी 2 अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स वहाँ पे प्रेजेंट है तो समझ जाने कि किसको डालना है। इसका रीज़न अगर आप देखने जाओगे तो कुछ ऐसे बताते हैं वो लोग कि अगर मैं बाद में जब आपको बॉन्ड एंगल पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि देखो फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा। ठीक है, जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज़्यादा एंगल अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो यहाँ पे जो रिपल्शन होगा जो फ्लोरीन के बीच वो कम होगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच चुका है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी कम होगी, तो इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम भी चलता है। तो यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, चलेगा, लेकिन क्लोरीन में वो उतना स्ट्रॉन्गली नहीं खींच पाएगा जितना फ्लोरीन खींचेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो यहीं पे ज़्यादा होगी, फॉस्फोरस के साइड, मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये ज़्यादा इधर पे प्रेजेंट होगा, ज़्यादा फ्लोरीन की तरफ नहीं जाएगा। तो इस केस में जो बॉन्ड एंगल होगा उसको ज़्यादा ही होना पड़ता है। जब हम लोग बॉन्ड एंगल देखेंगे तो उसको देखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बेसिकली ज़्यादा अच्छा रहता है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। बाकी वो रीज़न आपसे नहीं पूछेंगे, कभी आए तो ध्यान रखना है कि कहाँ पे डालना होता है लोन पेयर को, कहाँ पे डालना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम को। बाकी ये भी देख सकते हो कि जो क्लोरीन है वो बड़ा आइटम है, तो उसको ज़्यादा जगह चाहिए होगा, तो इसलिए यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल है, तो ज़्यादा इसको स्पेस है क्लोरीन को एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। अब इन क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग थ्योरी देख लेते हैं एनसीईआरटी की, क्योंकि क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बहुत कर लिए।